जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि अल्लाह के रहम करम से आप तमाम साथी लोग अच्छे होंगे। और आज लाइव पर चर्चा का विषय था मेरे साथियों कि मेव और मीणा, जिनको अंग्रेज़ों ने एक जनजाति के रूप में देखा, सन 1931 में जब जनगणना हुई तो मेव और मीणा दोनों एक जनजाति में थे मेरे साथियों। और गणना हुई थी मेरे साथियों, जो दोनों की जनसंख्या निकल कर आई मेरे साथियों 11,10,470 साथियों। तो इस कदर मैं कह सकता हूँ कि मेव और मीणा दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। या मैं कह सकता हूँ कि मेव जो है वो ही मीणा है और मीणा है जो मेव है। मैं इससे कहीं मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों को, दोनों को, इन लोगों ने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमें डिवाइडेशन कर दिया, विभाजित कर दिया। जी साजिद खान भाई, अस्सलाम वालेकुम। गैगोली से बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। और गोलू मीणा सर नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया गोलू भाई आपको हमसे जुड़ने के लिए। और हेमंत कनावत सर, अस्सलाम वालेकुम सर नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर आपको हमसे जुड़ने के लिए। जी, और मैं गोलू को जोड़ने की कोशिश करूंगा, गोलू मीणा को, इस डिबेट में। क्योंकि जो 1931 की जनगणना हुई थी साथियों, उस 1931 की जनगणना में मैं जी गोलू सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलो। सर आप बताएं, अपने साथियों को परिचय दें, कहाँ से, क्या नाम? अब राजगढ़ से हैं, आपको तो पता ही है। जी। और हाँ, तो राजगढ़ से लोग हाँ आपने जी। गोलू सर, आप मीणा हो, आपने 1931 की जो जनगणना पढ़ी होगी, जहां हाँ पर मेव और मीणा, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है और ये जनजातीय वर्ग में आते हैं। और 11,10,470 उस वक्त आबादी थी हम और तुम लोगों की। हाँ हाँ और कहीं न कहीं उस राजनीतिक कुचक्र में आकर फंस गई। और 1965 में जब आपको एसटी का दर्जा दे दिया गया था, आपको आरक्षण दे दिया गया था, और मेयों को उस आरक्षण की सुविधा से निकाल दिया गया था। 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डर अमेंडमेंट हुआ था, सम्मिलित हुआ था, उसमें आपको जनजातीय रूप से सम्मिलित किया गया और मेयों को आप लोगों से काट दिया गया। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से एक पिछड़ी हुई जाति मीणा थी, उसी तरीके से पिछड़ी हुई जाति मेव थी। और ये मेवात थी, दोनों इतनी पिछड़ी हुई हैं शैक्षिक, आर्थिक, और मैं कहता हूँ स्वास्थ्य, या सारे तरीके से जो हमारे कल्चर्स हैं, दोनों के, जो हमारी सोसाइटी है, वो सारी मैं कहता हूँ एक जैसी है सर। हाँ, वो बात तो ठीक ही है। एक समान ही था, पहले तो समान था, बट अब कर दिया ना। अब जो क्योंकि वही हमारे गोत्र है राजनीति। सर, जो आप लोगों के गोत्र है वही मेवों के गोत्र है। हाँ, ये तो अब राजनीति की वजह से हमको अलग अलग कर दिया। नहीं, वो तो सेम है, सारी चीज ही सेम है देखी जाए तो। जी 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 जी। हाँ तो बहुत बहुत शुक्रिया गोलू मीणा सर। जी एस बी खान सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। और शुभदीन खान हैं आप। और मैं कह सकता हूँ कि आप सैमला कला से हैं, दिल्ली में अपनी पुलिस महकमे में आप अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
और एडवोकेट मुनफरद खान भाई अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट सिराज खान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनफरद सर अपनी वकालत की सेवाएं अलवर में ही दे रहे हैं, सिराज खान भाई भी अपनी वकालत की सेवाएं अलवर में ही दे रहे हैं। और अर्शुद्दीन सर अगर आप बिजी ना हो तो मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। जी, क्योंकि काफी दिलचस्प डिबेट है और आज वो बताने का इन सरकारों के द्वारा किस तरीके से मेयों के हितों को हाशिए पर रखा गया था और वो उस मीणा जाति से हमें अलग करके नहीं, क्योंकि हम भी जनजाति कौम थी, पिछड़ी हुई कौम थी मेयो और मीणा, और दोनों की 1931 में जब मैं आप तमाम साथियों को बताने की कोशिश करूंगा। साहून खान टपोकड़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भाई वालेकुम अस्सलाम। अनुराग सर, मैं आपको सीकर से एडवोकेट साथी हैं और एसएफआई के प्रदेश सचिव भी आप पूर्व में रहे हैं। जी अनुराग सर नमस्कार। कहीं न कहीं मेवात को अगर पिछड़ा किया है और इसको इनके हितों को दरकिनार किया है, उन तमाम सरकारों पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करूंगा सर मैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो। और अगर मेवात को उन आजादी के 75 साल बाद भी अगर एक हाथ लगी है, एक निराशा लगी है सर, एक बेहोशी लगी है सर, एक लाचारी लगी है सर, क्योंकि आज हम लोगों की, उन मेवात के लोगों की स्थिति ये है, एजुकेशन स्टैंडर्ड से देखें, रोजगार के स्टैंडर्ड से देखें, शिक्षा के स्टैंडर्ड से देखें, नौकरियों के स्टैंडर्ड से देखें, या स्वास्थ्य के स्टैंडर्ड से हम लोग देखें, तो मैं कहता हूं कि आज मेवात को जरूरत है उस आरक्षण की। तमाम साथियों से आज बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेवात की स्थिति है कि मेवात भी दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है सर। जी, हम आपस में ही अपने अपने मतभेदों में उलझे हुए हैं। जब मैं आप तमाम साथियों को बताने की कोशिश करूंगा, और कासिम सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एडवोकेट साथी हैं और अलवर में ही अपनी बेहतरीन वकालत की सेवा दे रहे हैं, और आप मन्नाका से हैं। और कासिम सर आप सुन रहे हो, 1931 की जो जनगणना अंग्रेजों ने हमारी की थी, हम दोनों जातियों की जो पिछड़ी हुई जाति कह सकते हैं, या क्रिमिनल उसमें जो जातियों में अगर रिकॉर्ड दर्ज किया था हमारी अंग्रेज सरकारों ने, तो मैं कह सकता हूं कि 11,10,470 जनसंख्या थी, और दोनों की एक साथ काउंटिंग की गई थी उस वक्त 1931 में। और इन राजनीतिक कुचक्रों को चलते हुए और अपनी अपनी सत्ता को चमकाने के लिए इन राजनीतिक लोगों ने हमारी मेवात को हाशिए पर रखा है। उनको 1963 में जाकर उनको जनजातीय घोषित कर दिया है सर। लेकिन जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर इन्होंने पारित किया था, एक ऑर्डिनेंस पारित किया था, उसमें मीणाओं को एसटी का दर्जा दे दिया गया, और उससे इन्होंने अपनी राजनीतिक कुचाल चलकर उन मेवात के तमाम लोगों को, उन मेवात को निकाल दिया, उस वंचित कर दिया उस आरक्षण से। क्या आज जरूरत नहीं है उस आरक्षण की मेवात को? क्योंकि मैं कहता हूं कि अगर कोई इस देश में अगर कोई पिछड़ी कौम है, तो मैं तमाम साथियों से कहता हूं, जी वो मेरे साथियों, वो मेवात है सर। नमस्ते अमित सर, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़ने के लिए। अमित सर, आप टपुकड़ा और बनवारी लाल जी के आप बच्चे हैं। जी, बहुत बहुत टपुकड़ा से हैं। और मैं तमाम साथियों से आज मैं साहुन खान टपोकड़ा से जी आपको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दिलचस्प डिबेट है साहुन सर, क्योंकि आज हमारे वजूद की लड़ाई है।
और उस वजूद को पाने के लिए, जी, उस वजूद को पाने के लिए आज हमें सामने आना होगा सर। और दीपक सर नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे छोटे भाई है, अलवर में वकालत की सेवा दे रहे हैं, दीपक मीणा सर। जी दीपक मीणा सर, अगर आप फ्री हो तो मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा और आपका हित और शायद कल्चर्स और कस्टम से सारी एक जैसी है दीपक सर। जी, और हमारा जो जनसंख्या की गणना की गई थी, तमाम साथियों को बता दूं, क्योंकि एक साथ की गई थी मीणा की उन अंग्रेजों के द्वारा 1931 में। जी, जनगणना की गई थी, उसमें जनसंख्या हमारी निकली दोनों ही, एससी और एसटी और मेव समाज की 11,10,470। इरशाद अली सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई आपको हमसे जुड़ने के लिए। और मैं कहता हूँ कि दीपक सर, क्योंकि आप हमसे, आप और हमारी कस्टम्स हैं, हमारे जो गोत्र हैं, और मैं कहता हूँ हमारी जो कल्चर्स है, वो मेरे साथियों एक जैसी है। जी, मैं तमाम साथियों से कहता हूँ, हम दोनों की गणना की गई थी 1931 में। उस मेवात की मेवों की मेवात के मेव और मीणाओं की एक साथ गणना की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भी देखा था कि अगर सबसे कोई पिछड़ी हुई कौम हमें नजर आती है तो एससी एसटी और मेव नजर आती है सर। और कहीं न कहीं मैं कहता हूं कि उसका खामियाजा हम लोगों ने इन राजनीतिक दलों की, तमाम राजनीतिक दलों की, आज तक इस भारत सरकार में, स्टेटों में वो सरकारें आई, लेकिन हमारी मेवात के हित को, जी, दरकिनार करती है। आज जरूरत है, तमाम साथियों से कहता हूं, आज जरूरत है उन मेव समाज के लोगों को आरक्षण की, क्योंकि हम भी उस एसटी में हैं, हम भी उन मीणाओं की कल्चर और कस्टम सबको फॉलो करते हैं। एक जैसा है हम लोगों का लिबास और रहवास, सारा एक जैसा है सर। अफरोज खान भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। अफरोज भाई, आप रामगढ़ से हैं। जी, प्रदीप सिंह सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट प्रदीप सिंह भाई, आप हमारे छोटे भाई, अलवर में वकालत की सेवा दे रहे हैं। जी, कहीं न कहीं ये राजनीतिक कुचक्र हमेशा आजादी के 75 साल बाद भी हमारे साथ विश्वासघात किया है सर, दोगलापन किया है, हमारे हितों को हाशिए पर रखा है इन लोगों ने। जी, मैं तमाम साथियों से कहता हूं, आज जरूरत है हम लोगों को अपने आप को साबित करने की कि मेवात भी उस आरक्षण के हकदार है। क्योंकि आज भारत में देखा जाए, सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई स्थिति देख लें आप, शैक्षणिक स्थिति देख लें हमारी मेवात की, रोजगार की स्थिति देख लें, नौकरियों की स्थिति देख लें, उस उस तमाम उन स्थितियों को उनकी नजाकत को देखें। क्योंकि आज अगर पिछड़ा हुआ है, आज भी वो मेवात के लोग आदिवासी की तरह जिंदगियां गुजारते हैं। मैं तमाम साथियों से इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा साथियों। और मैं कहता हूं, क्योंकि मेवात अगर आज उस आरक्षण के लिए अगर आज आगे नहीं आती है, सड़कों पर उतरकर इन सरकारों का घेराव नहीं करेगी, तो मैं कह सकता हूं कि ये उसी तरीके से टॉर्चर होती रहेगी सर। जी, तमाम साथियों से कहता हूं, आप समाज के इस मेवात के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रहनुमा बनने के आप इस मेवात के सामने, उसके पटल पर आप अपनी छवि तो छोड़िएगा। सिर्फ और सिर्फ आज हमारी मेवात है। और मैं तमाम साथियों को कहता हूं कि मेवात ये स्थिति है कि अगर जिसकी लाठी उसकी पार्टी,
अगर मेवात में किसी का एक का वर्चस्व हो गया, फिर वो दूसरे को पनपने नहीं देगा। ये स्थितियां है हमारी मेवात की। अगर कोई पढ़ लिख गया है सर, फिर वो अपने आप को इस मेवात में खुदा मानता है। तमाम मेवात के लोगों के हितों को कुचला जाता है उनके द्वारा। और आज ये ही देख ले कितनी रंकुशता है। सदर का जो चुनाव होना चाहिए 5 साल में, आज 7 साल होने के लिए जा रहे हैं अलवर में। किसी ने कोई वो नहीं किया उसका, क्योंकि मेवात को आप लोगों ने ठगा है। साहून खान टपुकड़ा ने लिखा है, किसी ने पूछा समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। एक बुद्धिमान ने जवाब दिया कि टांग के बदले हाथ खींचो, इंशाल्लाह समाज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने साउन भाई, क्योंकि आज हम अपनों की टांग खींच रहे हैं। मैं कहता हूं कि हाथ पकड़कर आप साथ लेकर चलिए, उस मेवात का उत्थान होगा। और अगर हाथ पकड़कर आप में चलने की क्षमता नहीं है, तो मैं कहता हूं कि उन राजनीतिक पदों पर आपको और हमको रहने का कोई औचित्य नहीं है। हमें इस्तीफा दे देना चाहिए सर जी। हमारा इन लोगों ने टॉर्चर किया। आज हमारी मेवात के जितने रहनुमा हमने निकालकर उन विधानसभा और उन लोकसभा उस संसद में भेजे हैं सर, वो भी हमारी नहीं करते। वो भी सिर्फ वंशवाद, खानदानवाद और विरासतवाद को पनपाते हुए नजर आते। वो भी डिक्टेटरशाही का राज करते हैं इस मेवात पर जी। मेवात चारों तरफ से ठगी हुई नजर आ रही है। कौन आएगा निकल कर? कोई मसीहा नहीं आएगा। मैं तमाम साथियों से कहता हूं, कोई रहनुमा नहीं आएगा, कोई नबूवत नहीं आएगी। तमाम साथियों से कहता हूं, मेरे साथियों, अगर आएगा तो हम सबकी जिम्मेदारी है उस तमाम मेवात के हकों को दिलाने के लिए। क्योंकि जब हम एसटी का आरक्षण लेने के हकदार है, क्यों निकाला गया हमें? मीणा और मेव दोनों एक जैसे कस्टम और एक जैसे कल्चर, सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कौमें ये थी। उस वक्त मेव और मीणाओं की 1931 में साथियों वो कितनी जनसंख्या थी? 11,10,470। एक साथ काउंटिंग गणना की गई थी इन लोगों की, लेकिन उनको दे दिया गया और हमें दरकिनार रख दिया गया। आज जरूरत है इस मेवात को आरक्षण लेने की। और मुस्लिम खान भाई अस्सलाम वालेकुम, सद्दाम खान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़ने के लिए। सद्दाम गेगोली से और नफीस सर ने लिखा, समाज के बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को ठीक करना जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें जब ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ता है और चालान करने लगता है तो हम 100 रुपए देकर अपनी जान छुड़ाते हैं। बात नफीस वही आ रही है घूम फिर कर। शब्बीर खान मन्ना का भैया अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। बात घूम कर वही आ रही है, क्योंकि हम तो खुद ही एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं, खुद ही अपने अपने चेहरों को चमकाने के लिए लगे हुए हैं। उन्हें कौम से, उस मेवात से कोई मतलब नहीं है। लुटेरे बन गए हैं, भेड़िए बन गए हैं हम, चापलूस बन गए इस राजनीति के, दल्ले बन गए हम इस राजनीति के, ठेकेदार मजहब और धर्म और जाति, मंदिर और मस्जिद के ठेकेदार बन गए। ये स्थितियां हो गई है हमारी। कोई भी इस मेवात के लिए लड़ना नहीं चाहता, कोई कुर्बानियां नहीं देना चाहता। सिर्फ और सिर्फ तब तक ये लोग मतलब जब तक इनका उल्लू सीधा नहीं हो जाए, और जिस दिन उल्लू सीधा हो जाएगा इन लोगों का, ये मेवात का नाम भी नहीं लेंगे। और ये देखते हैं आप तमाम लोग हमारे मेवात से, और उन तमाम, मैं कहता हूं कि मुस्लिम 9 विधायक है सर इस राजस्थान में, लेकिन आज तक किसी ने आवाज उठाई आरक्षण के नाम से। बड़ा खेद से कहा जाता है, बड़े दुख से मुझे कहा जाता है, क्योंकि सब राज करना चाहते, कुर्बानियां कोई नहीं देना चाहता इस मेवात की खातिर। और मैं तमाम साथियों से कहता हूं, जब तक इस मेवात की खातिर आप कुर्बानियां नहीं दोगे, तब तक इस मेवात की हालत नहीं सुधरेंगे और बद से बदतर होते जाएंगे। और इस मेवात में अलवर भरतपुर ही नहीं है मेरे साथियों, तमाम वो हरियाणा भी इसी मेवात में जी, दिल्ली भी इस मेवात में है।
मैं तमाम साथियों से कहता हूं कि आज मौका है, भुना लो, फिर मौका आएगा नहीं साथियों। मौका है, भुना लो। वो लोग आज आप ही के पास में चलकर आ रहे जी। अगर ताकत है, कुव्वत है इस मेवात में, जफरुद्दीन भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम अस्सलाम भाई। जटियाना से बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। ताहिर हुसैन डॉक्टर साहब सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। शब्बीर मन्ना का सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। और मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब को जोड़ने की कोशिश करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज जी वो पानी चला रखा है दरअसल अच्छा 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 अच्छा। गेहूं में। चलो कोई दिक्कत ना, आप बिजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जी अरशद खान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई आपको हमसे जुड़ने के लिए। अरशद खान आप ज्वाइन हो थोड़ा सा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन हो अरशद भाई, क्योंकि मुद्दा इतना पेचीदा है, बड़ा गंभीर है। जी अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अरशद भाई, हेलो अरशद सर, आपको आवाज सुनाई दे रही है? शायद अरशद जुड़ा लेकिन आवाज उसको सुनाई नहीं दे रही। वालेकुम सर, अरशद सर थोड़ा सा बताएं और मैं आपको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी गंभीर मुद्दा है। आज हमें अपने हितों को दूर रखना है। आज हम अपने मतभेदों को भुलाएं, जी मनभेदों को भुलाएं और आए उस कौम की खातिर, क्योंकि आज तक इस मेवात को हमने इस्तेमाल किया है सर जी, अपने अपने निजी स्वार्थों के लिए। लेकिन मैं तमाम साथियों से कहता हूं जी, आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपको हमसे जुड़ने के लिए। और आसिफ भाई ज्वाइन हो जी, क्योंकि काफी उम्दा विचार होते हैं आपके आसिफ भाई। शायद आप जुड़ नहीं पा रहे सर। अन्नू भाई मेवाती, वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं अन्नू भाई? जी अन्नू सर, मैं तमाम साथियों से कहता हूं साथियों, चाहे कांग्रेस की सरकार आई, चाहे बीजेपी की सरकार आई, लेकिन उस मेवात के हितों को तमाम लोगों ने हाशिए पर रखा, मजबूर कर दिया उस मेवात को। कहीं रोजगार में मेवात के लिए रिजर्वेशन नहीं, कहीं नौकरियों में मेवात के लिए रिजर्वेशन नहीं, बेहतर एजुकेशन में उसके लिए रिजर्वेशन नहीं, स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके बेनिफिट नहीं। मेरे साथियों आज मजबूर है, आज लाचार है। और मैं तमाम साथियों से कहता हूं, मैं सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए आऊंगा जहां से भारत जोड़ो की यात्रा की यात्रा आंदोलन की यात्रा निकलेगी। आप चलें और इस मेवात के उस नुक्कड़ पर, उस हाईवे पर चलें और जमकर बैठ जाएं, उस यात्रा को निकलने न दें और उसको बताएं कि आजादी के 75 साल बाद भी आपने मीणाओं को रिजर्वेशन दे दिया, हमको भी रिजर्वेशन देना था, क्योंकि हमारी भी एक साथ काउंटिंग हुई थी। लेकिन कोई नहीं चलना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेवात में ये तो जो हालत सामने आई है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए नजर आते हैं, किसी भी मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, तब तक उसको भुनाते हैं जब तक उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती है। लेकिन अगर मेवात की बात आती है, मेवात की बात पर सब चुप मिलेंगे सर। किसी ने उठाया कि मेवात को क्यों पिछड़ने के लिए मजबूर किया इन लोगों ने? जी, क्योंकि
मेवात भी, वो मेव भी, मेव मीणा भाई भाई, क्योंकि जब इनकी काउंटिंग हुई थी 1931 में, जब जनगणना हुई थी जनसंख्या, इनकी 11,10,470 थी। दोनों को सम्मिलित रूप से उसमें काउंट किया गया था, तो मीणाओं को दे दिया गया, मीणाओं से हमको अलग कर दिया गया। क्यों, किस बिना पर? इरशाद खान, इरशाद अहमद दुलोत सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई आपको हमसे जुड़ने के लिए जी, और ज्वाइन होने की कोशिश करें इरशाद भाई, क्योंकि आज ये बड़ा गंभीर मसला है और आप लोग अगर नहीं जुड़ते हैं तो ये बड़ी मैं कहता हूं कि मेवात के लिए बड़ी लाचारी होगी, क्योंकि इस मेवात के मुद्दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हित, आपका भी हित है, आपके आने वाले बच्चों का भी हित है, आप लोगों का, मेरा अकेला का नहीं है सर। और अगर चाहे तो मैं कहता हूं कि आप एसटी का दर्जा ले सकते हैं सर, आरक्षण ले सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं इन सरकारों को, लेकिन कोई भी कुर्बानियां देने के लिए नहीं आएगा आगे, कोई भी मुकदमे जड़वाने के लिए आगे नहीं आएगा। सब किन्नी काटते नजर आएंगे, सब जी चुराते हुए नजर आएंगे, सब मौन धारण कर लेंगे। और इस मेवात पर आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए आसिफ, और शायद आप भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, बड़ी कमजोरी है हमारी, क्योंकि कभी इस मेवात की कुछ, इस मेवात के लिए कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा करें हम तमाम साथी, और मैं कहता हूं कि विशेषकर नौजवान साथी, क्योंकि बुजुर्गों से हम किसी भी क्रांति को बेहतर आगाज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर बेहतर क्रांति को आगाज दे सकता है एक नौजवान और युवा साथी दे सकता है, बेहतर एनर्जी होती है उनमें, बेहतर, मैं कहता हूं उनमें बेहतर ऊर्जा भरी होती है। अगर पॉजिटिव दायरे में ये मेवात के उत्थान और विकास के लिए लगाएं तो मैं कह सकता हूं कि कहीं न कहीं मेवात के हित आप लोगों को मिलते नजर आएंगे। नवाब शरीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। फरीद खान भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए, आप बख्तल की चौकी से जी। वालेकुम अस्सलाम। फिक्र करनी है सर, गौर करना है सर हम लोगों को, और आज मौका है सर, उसको भुना लो, क्योंकि वो लोग आज आपके पास में चलकर आ रहे हैं, क्योंकि आज सवाल जवाब लेना है हमें जी, इन लोगों से, इन तमाम लोगों से सवाल जवाब लेना है। उधर से जन आक्रोश रैली आप तक पहुंच रही है, उधर से भारत जोड़ो रैली आप तक पहुंच रही है, और मेवात में उनकी एंट्री होने वाली है। सबको जिम्मेदारी पर सवाल निशान लगाइए कि मीणाओं से हमें मेवों को अलग क्यों किया गया, क्यों हमें रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया गया। लेकिन सबको उस सत्ता से मतलब है, मेवात पर करो, उनके मतों को ठगो, उनके विश्वास को तोड़ो, उन भोले और मासूम मेवात के लोगों को फकरुद्दीन सर को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, उन्होंने कुछ शब्द लिखे हैं जी। एडवोकेट फकरुद्दीन सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए जी। आप ज्वाइन हो, आपने लिखा है कि कब्रिस्तान पर भी कुछ बोलिए। सर एक बात बताइए, कब्रिस्तान पर हम कब नहीं बोले, हमारी तो 10 वो आ गई है सर, और कब्रिस्तान पर जो बोलते हैं कभी ये नहीं कहते कि वकील साहब आप आ जाइएगा, आपकी भी जरूरत है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि नौजवान साथियों की भूमिका यहां पर हो। सर बोलिए, आप क्या कहेंगे कब्रिस्तान पर? कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम में भी कांग्रेस बीजेपी इतनी पैदा हुई पड़ी है, दो धड़े हुए पड़े, और विशेषकर मैं कहता हूं वकील साहब कि सब और सब अपने स्वार्थों के लिए चिपके हुए हैं। जब तक उन आंदोलनों को ये जान पूछते हैं
जब तक इनका मकसद पूरा नहीं होता हो जाता है। आज तक मेवात को इसी तरीके से ठगा इन लोगों ने। हमारे कितने एमएलए हैं सर मेवात से? कभी इन्होंने कोई ये कब्रिस्तान के मैटर पर जू तक रहेंगे इन लोगों ने? इन लोगों के विधानसभा में कभी ये प्रश्न उठाया इन लोगों ने? हम एक सदर का चुनाव समय पर नहीं करा सकते जी। हम इस तरीके से इस कौम को बर्बाद कर रहे हैं। कौम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है वही मठाधीश बन जाता है, वही निरंकुश बन जाता है साथियों, वही तानाशाह बन जाता है, वही डिक्टेटर बन जाता है साथियों। बड़े दुख के साथ में मुझे कहना पड़ता है, हर आदमी मेवात में सिर्फ और सिर्फ अपने मौकों को भुनाने की कोशिश करता है जी। वो कोई क्रांतियां नहीं करते हैं साथियों। मैं तमाम साथियों को कह देता हूं, मैं आप तमाम साथियों से कहता हूं कि कुर्बानियां दी जाएंगी सर, और जब तक कुर्बानियां नहीं दी जाएंगी बेहतर क्रांति आ नहीं सकती। कौन होगा शहीद? हम होंगे शहीद। चले आज वो आपके गलियारों में आ रहे हैं सर, इस मेवात में उनकी एंट्री हो रही है। आप लोग आए और हम चक्का जाम करें, और मैं कहता हूं कि कौन सी बात मेवात की नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी, लेकिन आप में मनवाने की कुव्वत होनी चाहिए, सिर्फ ये चेहरे दिखाने के लिए नहीं। मैं तमाम साथियों से कहता हूं, चेहरे दिखाने से और अपने चेहरे चमकाने से इस मेवात का भला नहीं होगा। आप खुद का भला कर सकते हैं, हम खुद का भला कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मेवात का हक हमें दिलाना है इन सरकारों से, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो जी, हम दिला सकते हैं जी। लेकिन इस तमाम नौजवान से मैं तमाम उस मेवात के लोगों को कहता हूं, चलो आओ 19 तारीख को, मैं सबसे पहले आऊंगा, गोलियां मैं खाऊंगा, आओ मेरे पीछे और रोड जाम करें। मुकदमे से आप डरते हैं, गोली खाने से आप डरते हैं जी, हजूरी करने के लिए पहुंच जाएंगे। क्या होगा काली पट्टियां बांधने से? क्या होगा काले झंडे दिखाने से? क्या काली पोतने से, दीवारों से क्या होगा? सामना जब तक नहीं करेंगे ना इन काले अंग्रेजों का, तब तक इस मेवात को इसी तरीके से इनके हितों को हाशिए पर रखा जाएगा और आप लोग देखते रहेंगे, और आपकी आने वाली नस्ल आपको माफ नहीं करेगी। आपकी नस्लें पूछेंगी क्या किया हमारे बुजुर्गों ने, क्या दिलाया इस देश में। सनीप कोटो भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। राजेश गुर्जर भाई सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे छोटे भाई हैं और आप मेरे गांव मुंडिया से हैं। धर्मपाल मेघवाल सर आप एडवोकेट हैं सर, नमस्कार, कैसे हैं? रामगढ़ में वकालत की सेवा दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। जमील अहमद जमील खान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। सलालपुर से आप हमारे भांजे हैं। अजरुद्दीन डेमरोज सामरेल से सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। मैं तमाम साथियों से कहता हूं, साथियों आज वक्त है, वो तमाम लोग आज आपके पास चलकर आ रहे हैं सर, लेकिन शहीद कोई नहीं होना चाहता, कुर्बानी कोई नहीं देना चाहता, सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। आसिफ खान, मेव आरक्षण पर मेव संगठन खामोश क्यों है? क्यों ऊपर से हड्डी मिल गई है चूसने के लिए? आसिफ भाई मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। रिहान भाई रेवाड़ी से सर अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए जी। क्यों नहीं ज्वाइन होते आप लोग जी? आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई आपको पता है आपने क्या पढ़ा है? 1931 में मे और मीणाओं की एक साथ अंग्रेजों ने जनगणना की थी कि अगर कोई पिछड़ी हुई कौम है तो ये दो जातियां हैं, और 11,10,470 उस वक्त हमारी आबादी थी। और 19 शायद अगर वकील साहब मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से 8 पॉइंट कुछ मुस्लिम आबादी थी उस टाइम पर 1931 में, जो जाति के आधार पर 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑर्डर अमेंडमेंट किया गया था, एसटी को मीणाओं को एसटी का दर्जा दिया गया। 1965 में फिर मतलब उसमें
उनको जनजातीय घोषित कर दिया गया और हमारा हिस्सा काट दिया गया, हमारे हक काट दिए गए, हमारे हित काट दिए गए। और मैं आज ये लोग कहते हैं कब्रिस्तान, मैं कहता हूं कब्रिस्तान का इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको तो हम सुलझा लेंगे। और आसिफ भाई आपको बता दूं कि हमारे इस मेवात में इतने भेड़िया हैं कि जिसके पास में सत्ता आ गई वो उसके चिपका रहेगा, वो 10 साल तक चिपका रहेगा। सदर का चुनाव 2 साल में होता था, फिर इन लोगों ने 5 साल बढ़ाया, आज 7 साल होने के लिए जा रहे हैं। क्या है ये मेवात? इस तरीके से आप मुद्दे क्रांति कर लेंगे? सर मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इस कौम का रहनुमा बनता है सिर्फ और सिर्फ अपने तब तक उस पर मशक्कत करता है जब तक उसका राजनीतिक जो इशू है वो बेनिफिट नहीं मिल जाता है। और उसके बाद में फिर कहां गई मेवात? मेवात को दरकिनार रख देते हैं। आज हमारे इतने एमएलए हैं, आज तक किसी की आवाज आई है इस आरक्षण के मुद्दे पर? लेकिन कोई नहीं बोलना चाहता, कोई। सिर्फ और सिर्फ हम लोग जी हजूर बन चुके हैं। जी हजूरी करनी सीखी है इस मेवात में, चापलूसी करनी सीखी है, दलाली करनी सीखी है, मजहब धर्म और जाति की ठेकेदारी करनी सीखी है, उन वोटों को खरीद फरोख्त करनी सीखी है। जी हर गांव में वो दल्ले बैठे मिलेंगे, उस भोली भाली मेवात को फिर ठगेंगे और फिर इसीलिए वो पैतरे खेले जा रहे हैं। किसी में है तब कि राहुल गांधी की रैली को जी मेवात पर उसी वहां पर नुक्कड़ पर रोक दिया जाए, हाईवे चक्का जाम कर दिया जाए? किसी में है? किसी में नहीं। सिर्फ दिखावा करने के लिए जी हम इस मुद्दे को उठा रहे, हम उस मुद्दे को उठा रहे। मैं कहता हूं मेरे साथियों कि ये दिखावा कब तक करते रहोगे आप? कब तक अपनी नस्लों को मतलब उस विनाशकारी स्थिति पर लेकर जाओगे? लेकिन मेरे कौम आरक्षण के लिए कभी संघर्ष नहीं कर सकती। अरशद भाई क्यों नहीं कर सकती? अरशद भाई आप ये बताएं क्यों नहीं कर सकती मेरे कौम? क्या हम में जज्बा नहीं है? क्या हम वीर बहादुर नहीं है? अरे मैं अगर चाहे रेहान इस्लाम ने लिखा है ये समाज ईदू चाहिए मैं बिकने लगा है। बिल्कुल रेहान भाई, ये मैं कहता हूं कि ये कौम को ऐसा बना लिया है तमाम राजनीतिक दलों ने कि सिर्फ और सिर्फ इनको तो हम इस्तेमाल करेंगे 5 साल में, 5 साल में एक बार इस्तेमाल करेंगे, फिर इन लोगों को हम कोई हक नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों हम इस भारत देश के नागरिक नहीं है? बताइए, क्या इस देश पर हमारा उतना ही हक नहीं है? क्या हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने बलिदान नहीं दिया है? क्या हमारे पूर्वज या बुजुर्ग फांसियों पर नहीं चढ़े? तमाम उलेमा वो फांसियों पर चढ़े। जितना हक इन लोगों का है उतना ही इस देश के आर्थिक संसाधनों पर हम लोगों का हक है। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हम लोगों में वो कुव्वत नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के चिपके हुए हैं। अगर एक इंसान इस मेवात से निकलकर उसको उस आसमान पर सर पर बैठा देते हैं, मेरे साथियों वही ठेकेदार बन जाता है, फिर उसके लिए कौम कुछ नहीं होती। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि ये मेवात ये आपको निकाल कर उस चमकाने वाला सितारा बनाती है। उस मेवात पंकज राम सिंह सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। पंकज भाई आप हमारे एडवोकेट साथी हैं, छोटे भाई, अलवर में वकालत करते हैं। चाय कॉफी लड्डू में ये कौम अपने हक और समाज को भूल जाते हैं। रियान इस्लाम भाई बिल्कुल हकीकत है, चाय कॉफी में ये बिक जाते हैं जी। इनकी औकात ये है मेवात के लोगों की, तभी इन मेवात के लोगों को उनका हक नहीं मिलता, नहीं आरक्षण नहीं मिले। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं अगर आप लोग तमाम लोग उस मेवात के लोग घरों में से निकलकर रोड पर आ जाएं, मैं कहता हूं आरक्षण देना पड़ेगा, ये हमारा कानूनी राइट्स है। लेकिन कोई नहीं उठाता आवाज।
कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, सिर्फ अपने चेहरे चमकाने के लिए मैं तमाम साथियों से कहता हूं, जब जब युवाओं ने कोई बेहतर क्रांति को आगाज दिया है, तब तब ये राजनीति के दलाल, सफेद पोश, जाति और मजहब और धर्मों के ठेकेदार, चापलूस उस राजनीति के, वो उसको फैल कर आ जाते हैं। मेवात की कभी भी एक भी क्रांति इन्होंने सफल नहीं होने दी। क्यों नहीं होने दी? क्योंकि इनका कद कहीं छोटा हो जाएगा, ये स्थितियां पैदा हो गई है सिर्फ अपने कद को बरकरार रखने के लिए। ये कभी मेवात में बेहतर क्रांति का आगाज ना तो करते हैं और ना करने देते हैं। जी आसिफ भाई। वकील साहब माजरत चाहता हूँ कि पता नहीं नेटवर्क इश्यू था, कैसे वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी वकील साहब, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं ना, जी ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये इतना भी आसान नहीं है कि हम इसकी बहुत जल्दी कल्पना कर सकते हैं। सर, बहुत कुर्बानी क्योंकि देनी पड़ेगी। इसमें कुर्बानियां देनी पड़ेगी और हमारी मेवात में प्रेजेंट टाइम में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कुर्बानियां दे सकता है। आसिफ भाई एक बात अगर बताऊं, थोड़ा सा भी किसी ने पॉपुलरिटी ले ली तो वो उसको, मैंने अभी थोड़ी पहले आपको कमेंट किया था कि हड्डी मिल जाएगी, जी फिर वो उस हड्डी में लग जाएगा, जी फिर उसके लिए कौम, जाति या ये चीजें कोई मायना नहीं रखेगी। वकील साहब, मेन चीज तो यही है। एक चीज बताऊं आसिफ सर, अगर आज मौका है, क्योंकि वो लोग चलकर आ रहे हैं, मेवात में एंट्री ना होने दे और तमाम मेवात अगर सड़कों पर आ जाए, मैं कहता हूं बहुत अल्प समय में ये समस्या सुलझ जाएगी। क्योंकि जन आक्रोश रैली भी मेवात में एंट्री कर रही है, उधर से भारत जोड़ो आंदोलन भी रैली इस मेवात में एंट्री कर रही है, लेकिन कोई खड़ा तो हो। और आप कहते धरातल की आसिफ भाई, मैं उतरूंगा और मैं वहां सबसे पहले पाऊंगा, अगर गोली खाऊंगा मेरे सीने पर लगेगी। मैं कहता हूं आप तैयार तो हो, घरों से बाहर तो निकले, मुकदमा मैं झेलूंगा, मेरे ऊपर लगे कितने, मैं नहीं डरता। वकील साहब, पहली बात तो यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, इसको हम ले सकते हैं, इसकी हम मांग कर सकते हैं संवैधानिक तरीके से। दूसरी चीज, मैंने अभी आपसे बोला है कि देखो, ये हमारे पास 75 साल में पहला मौका है कि हम हमारे आरक्षण की मांग को उठा सकते हैं और उसकी डिमांड को हम आगे भेज सकते हैं। लीगल है सर। तो अगर ये मौका भी हमने खो दिया तो मुझे नहीं लगता है कि मेऊ जाति के लिए कोई आरक्षण मिले। मैं कह रहा हूँ लीगल है सर, बिल्कुल क्योंकि लीगल है। अभी आपने थोड़ी देर अगर पहले 1931 का जो जिक्र किया था, जी राज्यपाल, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है सर, और राज्यपाल अगर अनुशंसा देते और राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर उसको जनजाति घोषित कर सकता है, क्योंकि मीणा और मे और की दोनों की सोसाइटी, कल्चर्स, उनकी कस्टम्स और उनके गोत्र सारे एक जैसे हैं। हमारी काउंटिंग एक साथ हुई है सर, 11,10,470 1931 में, और फिर हमको काट दिया गया, फिर हमारे हितों को हाथे पर रख दिया गया। वही चीज मैं वकील साहब बोल रहा हूँ कि जो 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें मतलब अगर मेरे आंकड़े सही है, जहां तक मैंने पढ़ा, मैं एग्जैक्ट मतलब कह नहीं सकता, जी 8 कुछ % थे और उसी में महीने थे। मैंने जाति के लिए तो आरक्षण मिल गया, लेकिन हमको क्यों नहीं मिला? क्वेश्चन मार्क तो इस चीज का है। क्वेश्चन मार्क उस के टाइम सर पर भी हमारे समाज के नेता थे। ऐसा नहीं है कि 1931 में तो मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। जी बिल्कुल 1946 में तो अलग हुए ना जी। 1931 में तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, आसिफ अली थे, लियाकत खान थे और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। ये लीडर बहुत बड़े बड़े उस टाइम पर थे। लेकिन अगर हम बाद में, अगर अब हम प्रेजेंट की बात करें तो देखो वकील साहब, मुझे नहीं लगता है कि हमारी समाज में लीडरशिप है और एकता है। गुजरान आरक्षण लिया एकता के कारण, और अभी उनकी कुछ डिमांड जो नहीं मानी गई। अभी उनकी समाज के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कर्नल बैसला के, जो शायद उसके लड़के थे जो अभी प्रेसिडेंट थे, उसने आवाज उठाई, उसने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बात कही। उनको जो डिमांडें थी सरकार ने तुरंत प्रभाव से उनको माना, चाहे उनमें टाइम लगा, बट माना और मानेगी।
क्योंकि उन लोगों ने जो ये चीजें उठाई थी मौका देखकर, लेकिन मुझे मौका नहीं दे। लगता कि हमारी समाज किसी किसी मौके का फायदा जी उठाती है। जब तक हम किसी मौके का फायदा नहीं उठाएंगे और मौके पर चौका नहीं मारेंगे, एक कहावत है ना, मौके पर चौका नहीं नहीं मारेंगे, मारेंगे तो तो हमसे फिर बड़ी आ- हमसे हम बड़ी बेवकूफ और हमसे बड़ी बंदर कौम कोई हो नहीं जी सकती मेरे हिसाब से। आज तो मौका है आसिफ भाई। अरे दोनों आ रहे हैं वही तो आपके द्वार पर। वही मैं कह रहा हूँ वकील साहब, अलवर से पहले से ही मतलब मेवों का इलाका लगता है। देखो दमोह से आगे तक चले मेरी बात जाइए, सुनो। भारत जोड़ो यात्रा अ, इसी रूट से जाएगी मेरी मेरी और बात इसी सुनो। रूट से जाएगी। हमारे पूरे इलाके में मेव जाति का ही आसिफ दबदबा है, आसिफ भाई सभी को लोग आसिफ मानते हैं। भाई मेरी बात सुने। अलवर, भरतपुर और अपने हरियाणा, अपना कुछ हिस्सा दिल्ली का, अपना एमपी का भी कुछ हिस्सा है, यूपी का भी कुछ हिस्सा है, तमाम मेवात है सर। ये क्रॉस करेंगे सर। और मैं कह सकता हूं कि अगर आज इन्होंने, और मैं कहता हूं ये अलवर भरतपुर की लड़ाई नहीं है, ये तमाम उस मेवात की जहां जहां वो मेवाती लोग रह रहे हैं, तमाम सबकी लड़ाई है। आए रोड पर। देखो और मैं कहता हूं बहुत देखो वकील अल्प में साहब, भी इसका समाधान निकल जाएगा। मैं आपको टोकूंगा, मैं आपसे माजरत चाहूंगा। हम्म, एक चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ साफ सीधी बातों में, आप जी बुरा ना माने, जी ना ही अपने ऊपर ले, ना ही मेरा कोई नेगेटिव मैसेज जी भेजने जी का कोई उद्देश्य है। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हमारे नेता जो जी हमारे समाज के लीडर जी हैं, कांग्रेस को पार्टी को जो विलोम कर रहे हैं, जी वो नेता भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को इनविटेशन जा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं गांव गांव जाकर। जी आप बात को मैं समझने की कोशिश करें। समझ गया सर। और कुछ वही नेता सत्ताधारी भी हैं, जी अच्छे अच्छे उनको पद भी मिले हुए हैं। जी जब वही लोग उठा नहीं रहे, तो शायद मेरा मानना है कि आपके और मेरे कहने से कुछ सर हासिल एक होने वाला नहीं चीज है। है, मेरी बात सुनो आसिफ भाई। अगर इन लोगों के ऊपर हम छोड़ेंगे, मैं अभी एक चीज उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा उस हजरात का। मैंने ये कहा था कि भैया मुझे अपनी जो मेयर बॉडी का सदर का चुनाव होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो विधायिका आप बनाते हैं किस आधार पे बनाते हैं, उसका मैंने उनसे जिक्र किया। भैया जब 5 साल में चुनाव हो जाने चाहिए तो 7 साल बाद, 7 साल तक भी क्यों नहीं होते, तो कुछ हम उस अपनी लाइव के जरिए या कलेक्टर के पास में जाएंगे। वहां मेरा तो हित नहीं था आसिफ भाई। उन लोगों ने उन लोगों ने मुझे वो चीजें उपलब्ध कराने से, हाँ हाँ करते रहे, लेकिन उपलब्ध नहीं कराई सर। ये स्थितियां अगर बुलवाएंगे, अगर देंगे, तो मैं उनको वहां पर जाकर ढोक दूं, तब वो मुझे देंगे सर। ये स्थितियां हैं हमारी। अभी तो हम अपनी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थों के लिए लड़ रहे हैं सर। सबका कोई न कोई एक देखो मकसद है, मोटो है सर। वकील साहब, आपने मेव बोल्डिंग का जिक्र किया, मैं मेव बोल्डिंग के ऊपर इतना ही बोलूंगा, इसमें दो गुट बटे हुए हैं। जी दो। एक तो और सपाक दो। मैनेजर जी 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 नसरुख खां जी मंत्री और एक शेर मोहम्मद। जी क्या मेव बोल्डिंग इनके बाप की है? इनके, इनके वही तो मैं कह बाप रहा हूँ। दादाओं की है? मेरी बात सुने। और शेर मोहम्मद को शर्म नहीं आती? मैं उससे कई बार मैंने अपने पोस्ट के जरिए उससे सवाल पूछा, वो भाग जाता है। दुम दबाकर भागना क्या बहादुरों का काम है? अरे अगर तेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है, तू किसी बच्चे का और वो बोलता है मैं तुझे जानता नहीं हूँ। अरे साले दल्ले, तुझे किस नाम से मेवात जानता है? ये मैं देख, ये कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है हमारे ऊपर कोई ऐसा कलंक कोई नहीं है, ना ही फैमिली के ऊपर है। तेरे आसिफ ऊपर दल्लागिरी का जो हकीकत कलंक है में ना, तो अपना दल्लागिरी आप देख। करते हैं। मैंने और तू सपाट का बोलता है मैनेजर कि से मैं मांगा तुझे था वो। जानता नहीं हूँ, तू मैं है कौन, ये कौन, और मैं वो ये भाग कह जाता है रहा हूँ ब्लॉक कर। ब्लॉक करने से क्या फायदा? जी। क्या हम मैं सवाल ये कहता हूँ खाना बंद कर देंगे आसिफ, तेरे ब्लॉक करने से? अब तो इतना बड़ा सीएम और पीएम होंगे। आपने खुलवाई दिया। सपाट का मैनेजर से मांगा था मैंने कि भाई मैं इसके बारे में कुछ कहना है, तो एक्शन लेना चाहता हूँ। कौन हो आप, कहाँ से हो? और जबकि सपाट का मैनेजर मुझे कई बार मैंने अपने स्पीच दिए इसके सामने, और वो पहचानने से इनकार करता है। इसका मतलब ये है कि नौजवान साथियों को तो ये किसी भी क्रांति में आगे नहीं है, देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके हाथ से वो सत्ता जाती हुई दिखेगी। इन्हें डर लगता है सर। तो मैं क्या मानूं? सिर्फ और सिर्फ ये खुद अपने सत्ता को रोटी सेकने के लिए ये ऐसा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं दो गुटों की गुटबाजी है, और इन्हीं की वजह से ये मेवोल्डिंग शिकार हो रही है। पूरी तो मेवाड़ शिकार हो मुझे रही है लगता फिर है इन दो गुटों की वजह से।
क्या इन्होंने ठेका ले रखा है? क्या हमारे समाज में कोई टैलेंट नहीं है? बताइए, इतना टैलेंट भरा हुआ है सर, नहीं, लेकिन उसको उभरने ही नहीं टैलेंट देते ये लोग। हमारे समाज में टैलेंटेड भी बहुत बच्चे हैं, बहुत युवा हैं, प्रवक्ता भी बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड भी बहुत अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे मेवात पहले से है, लेकिन अगर आप उठने की कोशिश करेंगे तो ये लोग पैर से दबा देंगे, जी और ऐसा दबा देंगे कि आपको उठाना अपने आप को बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो इन गुटों की वजह से ये मेव समाज ऐसा है। एक सॉरी, क्या हो गया, इन्हीं गुटों की वजह से ये समाज ऐसा है, और इन्हीं गुटों की वजह से वकील साहब मैं आपको बता दूं, एक तरफ कब्रिस्तान का मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी दूसरे गुट के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, टीकाराम जूली का। तो हमारी कौम में, हमारी जाति में एकीकरण कैसे होगा, ये मेरी समझ से बाहर है। बाकी आप समझदार हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, नहीं, एक मुझसे बात ज्यादा बताइए, आपकी उम्र है। अगर हमने आसिफ भाई इस मेवात के हित के लिए सोचा होता, भले के लिए सोचा होता, क्या हमें गांव गांव जाने की जरूरत थी? अरे एक आवाज दो, अगर तुमने मोहब्बत दी हो मेवात को, एक आवाज दो, पूरी मेवात सड़कों पर मिलेगी। लेकिन कभी मोहब्बत दी ही नहीं ना, सिर्फ अपने आप को चमकाया आप लोगों ने। उस मेवात के तो हितों को हाथे पर रखा है। आज ही मौका है ये आरक्षण का, उठाएंगे ये, चलेंगे ये हमारे साथ में। मैं कहता हूं गोली खाने के लिए सबसे पहले हम होंगे, हम उतरेंगे धरातल पर, लेकिन हमारी अगुवाई में इनको जिरेगा नहीं सर। ये स्थितियां हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई नौजवान पनपे। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि हर एक इंसान स्वार्थी है, निस्वार्थी कोई नहीं है। जो इंसान स्वार्थी हो जाएगा वो अपना फायदा देखेगा, कौम का और समाज का और समाज के बच्चों का फ्यूचर वो कभी भी नहीं देखेगा मेरे हिसाब से। तो यही चीज मैं वकील साहब आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई सबसे पहले गोली खाएगा तो मैं खाऊंगा। जी हो सकता है कि मेरी गोली खाने से हजारों बच्चों का फ्यूचर बन जाए, बाद में हमारी आने वाली नस्लें हमें दुआ देगी, दुआ दे। हम एक क्रांतिकारी जैसा आज हम भगत सिंह को, सुभाष चंद्र जी बोस को, इन लोगों को याद करते हैं, ऐसे हमारी समाज हमें याद करेगी। जी हम उसके लिए रेडी। वो हमारे समाज के ठेकेदार अगर इस चीज को मना करे कि हम समाज को नहीं संभाल सकते, हम दल्लागिरी कर सकते हैं। हमारा काम दल्लागिरी करना है, हमारा काम हमारा स्वार्थ को देखना है, समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों समाज के ठेकेदार बने हुए फिरते हैं ये वकील साहब? कभी इनसे पूछा है? ये माइक लेके भाषण देते हैं, कभी इन पे सर पे काला पट्टा बांधते हैं, इनसे मेरा मानना है कोई फायदा नहीं है। कोई ये लोग फायदा नहीं है, स्वार्थी हैं, बेवकूफ अपने बनाया जा स्वार्थ रहा के है लिए लड़ रहे हैं। सर मेवात को, बिल्कुल बनाया जा रहा है, और हम लोग इनकी बातों और में हम बहक और जाते हैं। बार बार ये वही चीज भी मुद्दा हमें छेड़ते सीखना हैं पड़ेगा। हमारे साथी भी। अरे नौजवान साथियों, तुम्हारी ये साइकोलॉजी गई कहाँ? जो समाज के ठेकेदार बनते, इनसे कभी पूछा है कि हरियाणा में कितने लोगों का बेघर हुआ, जिन घर से मौत हुई उस घर का क्या हाल है? कभी इन लोगों ने गौर फिक्र किया? नहीं किया। इन लोगों ने ठेकेदारी की है आसिफ भाई, समाज के पहलू के दल्लागिरी की है, मामले पर इसके देख अलावा लो, कुछ नहीं करेंगे। पहलू के मामले पर देख लो, जुनैद के मामले पर देख लो, रकबर के मामले पर देख लो, ठेकेदारी की है इन लोगों ने, खरीद फरोख्त की है उस मौत मैयत पर भी इन लोगों ने। ये स्थितियां हैं। वही चीज तो वकील साहब मैं कह रहा हूँ कि हमारी समाज डेवलप नहीं करेगी, हमारी समाज को आरक्षण नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ये चीज मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये लोग राहुल भारत जोड़ो यात्रा का विरोध भी नहीं कर सकते। इनकी हिम्मत नहीं है। क्या जरूरत है दिल्ली से, वकील साहब एक मिनट, क्या जरूरत है दिल्ली से मेयो बोर्डिंग में आदमी बुलाने की? क्या हम किसी के बाप के गुलाम है, किसी के पीछे चलेंगे? क्या हमने पता नहीं है हमारा फायदा और नुकसान क्या है? क्यों बुला इन्हें मेयो बोर्डिंग में? क्या मेयो बोर्डिंग के जो मस्जिद है, वो क्या मस्जिद क्या इसीलिए है पॉलिटिक्स का घर है ये क्या? दावत कोई खाना दफ्तर है है क्या? किसी बोर्डिंग का पार्टी का मस्जिद? दफ्तर है क्या? हाँ, और ये आप सफात मैनेजर की बात कर रहे हैं, मौलाना अनस साहब की 1.5 साल या 2.5 साल की तनख्वाह नहीं दी इन लोगों ने। क्या सदरपना करते हैं, अपने घरों को भरते हैं मस्जिद के आड़ में? शर्म नहीं आती इन लोगों को? हकीकत है सर। मैं अब खोलना नहीं चाहता, क्योंकि अब तो स्थितियां ऐसी है। आप बोलना क्यों नहीं हाँ, चाहते? आप मैं खुलकर बोलिए कहता ना, हूँ कि ये कौन फांसी सफात पे चढ़ाएगा हमें? मैनेजर की भी मैं हकीकत बताऊं, ये पहले उस गुट में था, क्योंकि वहां हाँ, इसका हुआ फायदा बिल्कुल नहीं था। हुआ, और आज इस गुट में आ गया। वही मैं चीजें बोल रहा हूँ, ये लोग सारे स्वार्थी हैं। इनका कोई, जब तक इनका निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है,
जब तक ये विरोध करते हैं। आसिफ अगर ताज्जुब विरोध की इन बात लोगों है, ने, उस नौजवान जो इस देश की कमांड संभालेगा उसको हाशिए पर रख रहे हैं। उनको आप कुछ समझ ही नहीं रहे कि इनकी क्या भूमिका होगी। क्या आप ही बहुत अच्छे रहनुमा हो गए, आप ही बहुत अच्छे टैलेंटेड हो गए, आप किसी को भी नहीं वो कर रहे और गांव गांव जा रहे। क्या जरूरत है आपको गांव गांव जाने की? अरे आपने इस मेवात के लिए थोड़ा सा भी किया होता, वो मेवात खून बहाने के लिए तैयार हो जाती, पल भर में वो मेवात रोडों पर आ जाती आपके कहने से, अगर उनके दिलों में प्यार बढ़ाया होता आप लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, प्यार का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। और इन्होंने हमारी ये गलत फहमी है कि मस्जिद को डेवलप कुछ किया, वो क्या ये क्या, नहीं किया इन है लोगों सर। ने अपना घर बनाया, इससे ज्यादा हाँ, कुछ नहीं वकील साहब। एक अगर ये लोग संविधान देने आज में चमेली जी आज चमेली बाग कब्रिस्तान पर ये घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अरे तुम समाज के ठेकेदार ना बनते, अगर समाज को पहले जागरूक कर देते, जागरूक आज ये कर नौबत देते हैं, नहीं आज आती ये थी नौबत तुम्हें भी घर नहीं घर आती सर। जाने की। समाज एक और कहाँ पे तुम्हारे खड़ा होता, अगर तुम्हारी लीडरशिप होती, तुम निस्वार्थी अगर लोग होते, तुम स्वार्थ में घुस गए, कभी उस गुट में कभी इस गुट में। कभी उसको बिगर गांड का बदना होता जी है ना, जिसमें उपेंदी जी नहीं जी। होती है, जिधर ज्यादा पानी गया उधर डुल गया। तो ऐसा काम नहीं चलेगा वकील साहब। कोई समाज के फिक्र करने वाला है? हमारे बच्चे टटलू काट रहे हैं, ओलेक्सबाजी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। दहेज का हम मामला कितना भयंकर है, गरीब लड़कियों की शादी करना दुश्वार है। आज गरीब कहाँ से पैसा हाँ, लाएगा? कभी इन मैं लोगों कहता हूँ गरीब ने इस कौम पर फिक्र गरीब की के है? बहन बेटी की शादी में तो ये जाते भी नहीं सर, ये स्थितियां है। अमीरों ये क्यों की शादियों में क्यों जाएंगे। जाएंगे? ये क्यों जाएंगे वकील साहब? इन्हें गरीबों से क्या लेना देना? ये तो मंत्री और विधायकों की शादियों में जाएंगे, समाज के ठेकेदार दल्लों की शादी में जाएंगे। गरीबों की शादी में कौन जाएगा? गरीबों का है कौन? मेन चीज तो तमाम है ना कि अपने खुद के मरने से कब्र भरती है, तो वही चीज है। अब हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। हमारे युवाओं से मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि खुदा के वास्ते मौसम एकजुट हो जाओ। अभी मौसम वक्त है, लाडले अभी का वक्त। जान ने लिखा है, वो है आसिफ सर, सबको मुंह पर बोलो। अरे मुंह पर बोल रहे, पूरा सोशल मीडिया देख रहा है। हम किसी के गुलाम है क्या? हम किसी के नौकर हैं क्या? किसी का कमाया खाते हैं क्या? भैया मुंह पे बोलने की बात है, जिस दिन मतलब अभी तक हम उन लोगों से मिले नहीं, जिस दिन मिलेंगे ना उसी दिन, चाहे मानहानि का मुकदमा हो, चाहे कुछ भी हो, मुकदमा होगा तो जमानत भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज की पढ़ाई हम भी कर रहे डॉक्टर, हैं। डंके की चोट हाँ, पे बोलेंगे कि डॉक्टर समाज का जो बेड़ा गर्क किया है, ये तुम लोगों ने किया है, ना कि कोई इसका जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब ने लिखा, क्या निजात जरूरत थी खान ने भारत जोड़ो यात्रा का? जी। क्या जरूरत थी भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करना न्यू बोल्डिंग को? क्या कौन सा जरूरत इनका थी पड्डा सर? बीच में खड़ा? कुछ दिन पहले यही सदर जो बना पड़ा, इसने पहली बात तो ये सदर है नहीं, इसको सदर बोलता कौन है? मैं तो इस है चीज ही से नहीं नहीं, वो समझता। गुण है ही इनको नहीं सदर सदर के सर। बोलता कौन है? ये सदर है ही नहीं। जब ये सदर नहीं है जब ये सदर नहीं है तो इसको बोलने का अधिकार किसने दिया? और इसको सदर क्यों बोलते हैं? ये तो साला दल्ला है। जहां भी कोई मर जाता है वहीं ये दल्लागिरी करना शुरू कर देता है। पैसा मिल गया, मुंह भर गया। देखा नहीं है तुमने अखबार की कटिंग? आप पढ़ लीजिए 2011 के अखबार की कटिंग। आरएसएस का आदमी इसके घर पर चाय पीने के लिए आया, चाय पे चर्चा हुई। कौन सा इसके अंदर ऐसी खूबी कि आरएसएस का आदमी इसके घर पर चाय पे चर्चा करेगा? क्यों? क्या वो गोपालगढ़ कांड से पहले भी आया था क्या इसके घर पर? इसको जानता है क्या वो? इतना इतना अरे कॉमन सेंस हम भी रखते हैं वकील साहब, आसिफ समझते भाई, हम भी हैं। इसको कौन नहीं जानता, कामा में इसने क्या किया है, गोपालगढ़ कांड में इसने क्या हाँ उस भूमिका टाइम निभाई है। जो जो मतलब इन्होंने सिर्फ दलालियां की है। कभी अगर मेवात के लिए, मैं कहता हूं, अगर मेवात के लिए लड़ते ना, तो आज ये मेवात इन्हीं को चुनकर उन विधानसभा और संसद में भेज देती सर। किशनगढ़ से चुनाव लड़ा, वहां से फिर लात मार के भगा दिए। फिर तिजारा वो कामा से चुनाव लड़ा, वहां से अब किसी और जगह ध्यान है। तेने समाज की ठेकेदारी ले रखी है। समाज इतना पागल है जितना तू समझ रहा है। साला दल्लागिरी करता है और समाज समाज करके। न्यू बोल्डिंग के इलेक्शन को 7 साल हो गए वकील साहब। 7 साल यहाँ हो किसने गए सर, 5 साल में इनका चुनाव होने पार्टी थे हुकूमत है क्या? और चुनाव नहीं करा पा रहे, ये इतने वही डिक्टेटर हो गए सर। तो मैं बताओ बोल रहा हूँ, निर्यातन इनके गया बाप की कहाँ पर? हुकूमत है क्या? इन दो गुटों की वजह से समाज क्यों बलि का बकरा बने वकील साहब? क्यों हम मुंह पे नहीं बोल सकते? इनका क्या खाते हैं
क्या? इनकी दी हुई जमीन में रहते हैं क्या? क्या इनसे हमारा लोभ लालच है? साले दल्लागिरी ये करते हैं और कलंकित ये समाज को करते हैं कि समाज साथ नहीं देता। अगर अगर तुम लोगों ने समाज का कुछ भी साथ दिया होता तो हम हमें बोली, बताओ, हमें गिनवाओ तुम्हारे कार्य। तुमने कब समाज का साथ दिया? कब तुमने समाज के लिए यूनिवर्सिटी मांगी? कब समाज के लिए कहाँ तुमने मांगी सर? आरक्षण की मांग की? आप उधर हमारी की मेवात में, पूरी मेवात में वकील साहब, जी कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ हमारी बहन, हमारी बेटियां नकाब और बुरखे में कॉलेज और स्कूल जा सके। जी बिल्कुल मजबूरियां ऐसा है, ही है सर। दुपट्टा वो सर से उतार कर जाएंगे, मजबूरियां है उनकी। कोई 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 फिक्रमंद नहीं है। कोई भी कोई फिक्रमंद बोल नहीं है। देता है, बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें काम करना पड़ेगा। पूरा अलवर का सिस्टम वो इन किसी ने दो गुटों में। कहा है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तिनके तिनके से मकान बनता है। हमारी समाज के लोगों को काटे ना तो कुआं भरता है। अगर एक एक हजार रुपए एक व्यक्ति देना, एक घर से दे, तो हम एक बढ़िया सी और बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं अपने समाज के बच्चों के लिए, उनका फ्यूचर को देखते हुए। लेकिन कौन का इस चीज पे ध्यान है? कोई कैसे कमा रहा है, कोई कैसे कमा रहा है, बस अपने बच्चों का पेट भर जाए, मरना तो किसी को है नहीं, सर ना समाज की किसी आसिफ को आसिफ फिक्र है। सर क्या समाज सेवा करेंगे जिन्होंने आज तक खानदानवाद पनपा रखा है, विरासतवाद पनपा रखा है, भाई भतीजावाद पनपा रखा है? अरे क्या सेवा करेंगे ये मैं मेवात की? आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, कौन सा संगठन ऐसा है, कौन सा समाज सेवी ऐसा है जिसने समाज के लिए एक भी काम किया हो? मुझे गिना दीजिए, दलाली के अलावा बता दीजिए। कोई एक सा भी काम मैं नहीं आपसे सर। पूछ रहा हूँ, ज्यादा दो भी नहीं पूछ रहा, बता दीजिए क्या समाज सेवा करेंगे? कुछ नहीं समाज सेवी सर। लिखने से, युवा नेता लिखने से कोई बनता नहीं है। भोली भाली जनता को सिर्फ इन लोगों को ठगा जा इन लोगों के द्वारा ठगा जा रहा है, और वो बेवस लाचार है अच्छा, मेवात अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्या जवाब देंगे हम अपनी नस्लों को? क्या ये मैं दो आपसे दो गुटों आपके में बंटी इस रहेगी? वीडियो, मैं आपके इस फेसबुक लाइव के माध्यम से शेर मोहम्मद से पूछता हूँ, अगर तेरी आंखों में शर्म है तो तू पूरा 7 साल का म्यू बोल्डिंग का बायोडाटा दे दे, बायोडाटा देते कितना खर्चा आया, कहाँ से कितना आया। हम मान जाते हैं तुझे, तू ईमानदार है, दे दे पूरी समाज के सामने आकर। नहीं दे सकते क्योंकि इन लोगों के घर ही इन चीज से चलते हैं। इनकी दुकान ही है, दुकान इनका है सर, रोजगार ही है। दुकान है। क्योंकि दो चार इनको सरपंच पकड़ रखे हैं जी अलवर के, ग्रामीण के, वही वही आप कमेटी इनके के वो सदस्य सरपंच बना भी रखे ऐसे हैं इन ही लोगों ने। हैं। ये कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा हॉस्टल ऐसा है जिसमें वार्डन को 20-20 हजार रुपए की सैलरी हो? कौन सा है? मुझे मुझे एक भी गिनवा दीजिए। पूरे राजस्थान में बात कर रहा हूँ वकील साहब, गवर्नमेंट की भी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी कौन सा हॉस्टल है? कोई सा नहीं हमारे म्यू सर। बोल्डिंग का 20-15 हजार रुपए लेते हैं। कहाँ से आता है? आप वही तो विदेशों चीज तक से चंदा है। मांग कर ला रहे हो, आप अदर स्टेटों से चंदा मांग कर ला रहे हो, सरकार आपको फंड देती है, बजट देती है। क्या किया आज तक उसका? वो हॉस्टल को गिनवाते, हॉस्टल में कितना पैसा है इसका हिसाब तो दे सकता है ना कोई, अगर ईमानदार है तो। कहाँ से कितना पैसा है, कितना लगा है, कितना बच रहा है? आसिफ नहीं भाई देगा वकील साहब। कोई भी गाड़ियां हो। खरीदेंगे, गाड़ियों को गिफ्ट करेंगे अपने फ्रेंडों की जी शादियों में, देखा नहीं जी आपने? जी तो कोई भी कैसे हो। समाज तरक्की करेगा? कैसे म्यू आरक्षण की मांग कर रहे हो आप वकील साहब? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप किस थिंकिंग से म्यू समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं? मैं तो अगर हमने आरक्षण की मांग भी की, अगर हमने आवाज उठाने की भी कोशिश की, यही दलाल ये बोलेंगे कि इनके पीछे कुछ नहीं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बात कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल कौन सा आरक्षण मिलेगा हमें? बिल्कुल बताइए, मैं यही आपसे पूछ ये रहा हूँ, कौन सा आरक्षण, कौन आरक्षण देगा? ये हमारी मेहनत का 75 खरीद ईयर्स में फरोख्त कर पहला लेंगे मौका है ये हमारी लोग। समाज के पास कि वो हाँ आरक्षण ले। अगर आज की आरक्षण नहीं मिलेगा, मैं गारंटेड इस चीज को कह सकता हूँ, हमारी समाज डेवलप हो ही नहीं सकती, जागरूक बिल्कुल हो ही नहीं सकती, बिना नौकरियां आरक्षण लग ही नहीं सकती। अरे बिना 10-20 आरक्षण के डेवलप आप, हो ही नहीं सकता सर। हमारे पास मैं में कोई भी आपसे ऐसे पूछ रहा विकल्प हूँ, नहीं है। मैं आपसे रोज एक ही सवाल पूछ रहा हूँ वकील साहब। हाँ, एससी के बच्चे 80-70 पे, 70-60 पे लग जाते, हमारे बच्चे 85 पे भी नहीं नहीं लगते। लगते सर। बताओ ना, कौन जिम्मेदार है ये इसका? ये 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 बच्चे धर्म जिम्मेदार और थोड़ी मजहब है। और जाति के जो मंदिर और मस्जिद के ठेकेदार, दलाल, चापलूस, सफेद पोश कहूंगा मैं, भेड़िए कहूंगा इन लोगों को। क्योंकि हमारी बेवात को अगर पीछे पिछाड़ने का जो कारण रहा है, इन लोगों का कारण रहा है सर। हमारी नस्ल तबाह होती हुई नजर आ रही है। हमारी नस्लों को बुराइयों के रास्ते पर इन लोगों ने भेज दिया है सर। नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ आपके इस लाइव के माध्यम से, अगर एक भी समाज सेवी, एक भी सदर, एक भी ये नेता जो बन रहे हैं कब्रिस्तान को लेकर, चाहे वो मेयो बोल्डिंग को लेकर या किसी अन्य मुद्दे पर, मुझसे बात करें, मैं उसको बताता हूँ कि तुमने समाज के लिए क्या क्या है। समाज में दो गुट पैदा हो गए,
अंग्रेजों ने राज हिंदुस्तान पर किया था, तो उन लोगों ने भी इन्हीं कारण क्या, फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम के वो उस पर बेस पर ही उन लोगों ने राज किया था वकील साहब। ये वही सेम लोग ये समीर रामगढ़ ने लिखा है सर, कांग्रेस जिम्मेदार है। समीर सर, कांग्रेस ही नहीं है, तमाम सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। मेवात का तो इन सब लोगों ने शोषण किया है, और इन्होंने कम किया है सर। हमारे धर्म और मजहब और जाति के ठेकेदार ये जो दल्ले बने बैठे थे, इनने सबसे पीछे उस मेवात को पिछेड़ दिया है। वकील साहब समीर भाई को आप ऐड करें जी, और कामिल मुंगस का भी मैं देख रहा हूँ, वो भी आपकी लाइव में है, उसको भी आप ऐड करें। वो भी समाज के युवा हैं, जागरूक हैं, हर मुद्दे पर बेबाक बोलते हैं। नहीं, कांग्रेस है 1992 का देख लो, 1985 में देख लो, सच्चर 2011 समिति देख लो सर आप, ये सारी चीजें हैं इसको। पूर्ण बहुमत में थी कांग्रेस सरकार। सच्चर समिति 2% आरक्षण मांग रहे थे हम अल्पसंख्यकों का, और जो उन्होंने सजेशन सच्चर कमेटी गठित भी की गई थी, लेकिन लिखा क्या, ढाक के 3 बात लिख सर। उसको भी नहीं चिरे, वो भी नहीं चिरा इन लोगों के, उसको भी हमारे अलग से चिना लिया। इसमें बात के नौजवान साथियों के हित के लिए सोचा था। आप इंजीनियर समीर साहब को और कामिल साहब को, डॉक्टर साहब को, दोनों को लाइव पे जोड़ने की कोशिश सर करें। जुड़ नहीं रहे सर, वो मैं सुन रहे हैं कोशिश तो कर मैं रहा निवेदन हूँ, करूंगा आप लाइव जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ समीर सर को। जी समीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहीं डॉक्टर वकील साहब नहीं दिखाई दे रहे मुझे। जी, मैं वकील साहब ही बोल रहा हूँ सर। आपका फोटो नहीं दिख रहा सर दिख रहा है आसिफ भाई, आपको दिख इसलिए रहा है? तो। फोटो दिख हाँ, रहा है ऊपर? आसिफ भाई तो दिख रहे हैं। आसिफ, आपको मेरा फोटो दिख रहा है? जी, मुझे आप दोनों का फोटो दिख रहा है। सॉरी, मुझे नहीं दिख रहा। चलो आप कंटिन्यू करते रहो एक बार, फिर हम। वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा सा सुना इंजीनियर साहब, मैं ये जी। कह रहा हूँ इंजीनियर साहब, इस मेवात के पास में आज एक सुअवसर है या नहीं है आरक्षण मांगने का? क्योंकि जन आक्रोश रैली भी इस मेवात से गुजर रही है, और भारत जोड़ो आंदोलन रैली भी इस मेवात से गुजर रही है। आए सड़कों पर, हम देंगे बलिदान, आए हम झेलेंगे गोली, तमाम वो मेवात निकल कर आए, और 2 पल में अगर सॉर्ट आउट ना हो जा हमारी आरक्षण की समस्या, वो तमाम समस्याएं। वकील साहब, असल में बात क्या है, जो ये लोग जो सामाजिक तंजीमों के स्वयंभू अध्यक्ष बने हुए हैं ना, ये तो इनमें होड़ है। फिलहाल जो भारत जोड़ो यात्रा, दादाजी ने देश में नफरत फैलाई, पोता जोड़ रहा है भारत को। तो वो लोग तो चाहते हैं कि पहले उसके साथ सेल्फी ले, उसके बाद अगला प्रोग्राम किया जाए कि क्या सेट होगा, क्योंकि सेल्फियों से उन लोगों की दुकानें हैं वो। वालेकुम अस्सलाम। जो उन लोगों की दुकानें हैं। इंजीनियर साहब, आपको बताऊं, मेरी बात सुने, आप जैसे नौजवान साथियों को उभरने कहाँ दे रहे हैं सर? ये समाज और धर्म और जाति के ठेकेदार, इनको चिरता ही नहीं है आप जैसे कोई क्रांति को आगाज दे। आपकी क्रांति को तो फैल करने की सोचते हैं, क्या आगे ना बढ़े और हम ही रहें जब तक इस दुनिया में। वकील साहब, असल में क्या है, जो ये हम जैसे तो हम ज्यादा क्रांतिकारी तो नहीं है। बाकी हम तो जो ये जो दलाल बने हुए हैं ना, इधर के सदर उधर के सदर, हम तो इनके सालों के जूते देने की फिराक में हैं। किसी दिन मिले तो सही। बिल्कुल हकीकत है, और ये काबिल है इनके सर, क्योंकि इन्होंने पूरी मेवात को 2 धड़ों में बांट रखा है सर। इधर से उधर, उधर से उधर। क्या अलवर की है 2 ही जगह पर रह गई है कि सत्ता, और नहीं है हमारे मेवात के टैलेंटेड लोग। असल में इनके मेवात में टैलेंटेड नहीं है। रेवाड़ी में योगेंद्र यादव है, उसके साथ यादव समाज है नहीं, लेकिन मेवों के बीच में आके वो काम कर रहे हैं कि बुगलों के बीच में क्या बोलते हैं हंस चुक रहा है सर, हंस वो है। उसको वहाँ कोई पूछता नहीं है, यहाँ के वो दलाली सेट कर देता है। ये कहते हैं इसकी विचारधारा बहुत अच्छी है। विचारधारा तो बिल्कुल अच्छी रहेगी ना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आए, तुम उसकी जी हुजूरी कर रहे हो, तो उसकी विचारधारा तुम्हारे
तुम्हारे लिए तुम उसकी जी हुजूरी नहीं, वो जी हुजूरी नहीं करोगे तो वो क्यों आएगा तुम्हारे इंजीनियर तक? सब डूब के नहीं मर जाना चाहिए इन लोगों को। आज तक उन भोली भाली मेवात को इन्होंने लूटा है, खसोटा है, क्या जवाब दे ये? और आज क्या जरूरत पड़ गई इनको काम काम पे जाने की? अगर ये वास्तव में मेवात से प्यार करते, मैं कहता हूँ एक आवाज दो और मेवात सड़कों पर होती, लेकिन वो किया ही नहीं इन्होंने। वकील साहब इन्होंने किया था, एक आवाज से मेवात आवाम रोड पर आई थी, लेकिन उसका इन्होंने अच्छे से फायदा उठाया और अपने आप को निजी फवाद में बदल के उन्होंने अपना भला किया। और दूसरे कुछ साथी हमारे हैं अभी मेवात में दिन भर भाजपा को गाली देते थे, जी जैसे ही पार्षद जीते भाजपा की गोदी में जा बैठे, क्योंकि निजी जो उनका निजी फायदा है उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, निजी फायदे के लिए ये थानों के पास दुबक के बैठते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और दूसरी बात है, दूसरी बात थाने में जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, बाबू वगैरह, इनकी सेटिंग होती है। जी। ये बोलते हैं फला गांव से आया, जल्दी आ जाओ और सेटल करो क्या क्या मामला कैसे कैसे करना है। मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने देखा है। डॉक्टर साहब, शेखपुर में हमारे नौजवान साथियों ने एक थोड़ा सा प्रयास किया था, एक बेहतर क्रांति का आगाज किया था, उसको फेल कर दिया इन लोगों ने। सफेद पोस्ट जा बैठे उस मंच पर, क्या जरूरत थी? हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उनका संरक्षक के रूप में कार्य करें। उनको पता है कि बेटा इस तरीके से चलना है, ये नहीं है कि हम अपने आप को वहां पर जाकर चमकाएं। इसका मकसद सीधा सीधा आता है कि ये लोग नहीं चाहते कि नौजवान आकर उस कमान को संभाले। सर बिल्कुल 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 वकील साहब, मैं आपसे एक बात बोलूंगा, इन लोगों ने जो तिजारा शेखपुर में जो घटना हुई थी उसमें उन्होंने पुलिस के लिए गिरफ्तारियां दी। मेरे हिसाब से अगर मैं सही 3-4 बस भर के ले गए, उनको रास्ते में छोड़ के आ गए। अगर यही मतलब गिरफ्तारी हम मेव आरक्षण के लिए देते, अपने समाज के फ्यूचर के लिए देते, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये मैं कहता हूँ आसिफ सर, गिरफ्तारियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन मेवात सड़कों पर उतर गई ना, आरक्षण लेकर रहेगी सर। कर पाए उस दिन मैं यूँ कह रहा हूँ, कामिल सर, डॉक्टर साहब आप सुन रहे हो, जिस दिन मेवात के नौजवान जाग गए और जिस दिन रोडों पर आ गए, मैं कह रहा हूँ आपके पास में एक बेहतर विकल्प आया है। इधर से जन आक्रोश रैली, इधर से भारत जोड़ो रैली आ रही है, इसका रोको शायद हुआ हाईवे पर, हम आएंगे आगे, आओ निकल कर उस मेवात से। मैं कहता हूँ आरक्षण मिलेगा, इनको छोड़ो पीछे। वकील साहब जी वकील साहब, शेखपुर घटना को लेकर जब वहाँ पे ये चर्चा चल रही थी, तो इन सफेद पोषों ने कहा युवाओं से कि क्यों तुम भाई इतना उतावला हो रहा हो, दूसरों को पलगड़ हो जाए कोई जी, तुमने जगह ज्यादा वो करी तो जी, मतलब उनको इस तरह डराया गया, बेचारों को वो उनकी क्रांति चली गई, घुस गई पिछवाड़े में गदी, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई गोपालगढ़ करवाना चाहते हो तुम यहाँ, अरे ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम समझ नहीं रहे, ये है वो है। बेचारे युवा चुप हो गए, उन्हें पता भाई क्यों गोपालगढ़ करो, क्यों भाई ऐसा। आखिरकार हमें उन दंगों से डराया जाता है जो दंगे हो चुके हैं। गोपालगंज कांड करवाया किसने? इन लोगों ने करवाया सर, नौजवानों ने नहीं करवाया। नौजवान हमेशा कोई बेहतर क्रांति के लिए आगाज करता है तो शांतिपूर्वक करता है, और वो उतनी कुव्वत भी रखता है नौजवान। नहीं, आप समझ नहीं रहे। जब वहाँ युवा कह रहे थे कि हम धरना खत्म नहीं करना चाहते और हमारा धरना ऐसे ही चलेगा जब तक ये सस्पेंड ना हो, तो इन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम दोबारा चाहते हो कि गोपालगढ़ का दंगा हो, गोपालगढ़ कांड हो, तुम चुप हो जाओ, तुम समझ नहीं रहे, ऐसे इनको दबा दिया उन्होंने, मतलब कि सफेद पोषों ने उनको दबा दिया, ये कह के जी जी, ये है इनकी खासियत। वकील साहब, समीर भाई देखो जी, आज जो समाज सेवी जो है वो स्वार्थ के मालिक है, उनको अपना भला चाहिए। अगर वो युवाओं को आगे बढ़ने देंगे तो उनको कौन पूछेगा? अब योगेंद्र यादव, अब मेरी बात सुनो, योगेंद्र यादव को सबको पता है, फिर भी उसको ऐसा समर्थन कर रहे हैं जैसे उसको इनके मौसी को बेटा हो। हमारी उसे कौन सी विचारधारा मिलती है? हमारी उसे कोई विचारधारा मिलती नहीं है।
अगर डॉक्टर साहब, अगर योगेंद्र यादव अच्छी शख्सियत होती तो आम आदमी पार्टी से निकाले जाते क्या सर? बिल्कुल जब भी तो बिल्कुल बिल्कुल। यही तो मैं कह रहा हूँ। और मैं तो एक बात कहता हूँ, राजनीतिक अड्डा ये अपराधियों का हिस्ट्री सीटरों का बन गया सर। राजनीतिक अड्डा तमाम वो लोग भरे हुए हैं। शेखपुर में हमारे युवाओं ने बहुत बढ़िया काम करा था, फिर भी हमारे युवाओं को डराया गया इनके द्वारा कि भाई ये हो जाएगा, गोपालगंज कांड हो जाएगा। ऐसा ये लोग हर बार जब आते हैं युवाओं को आगे बढ़ने नहीं देते। इनका खुद का चल रहा है, थानों में बैठे रहते हैं और नेताओं से मिले रहते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने बड़े किसी से नंबर जुटाकर सपात जी से के मैंने नंबर लिया। मैं आपको बता दूं इनकी स्थिति। मैंने कहा भैया सदर के उस पर मामले पर हम कुछ उठाना चाहते हैं, कलेक्टर को देना चाहते हैं, और आप ऐसा करो हमारे व्हाट्सएप पे जो आपका संविधान है, क्योंकि आप भी रहे हैं उसके सदर या कुछ भी XYZ, तो आप उपलब्ध करा दें कि भाई 5 साल के बावजूद भी इस सदर का चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा। तो उन्होंने 100 सवाल जवाब किया, जबकि वो सपात खां जी मेरे से 10 बार मिल चुके हैं। मैंने भाषण भी दिया है उनके उसमें, कौन सा वकील साहब कहाँ से हो, और फिर जब ज्यादा कहा तो आपको आना होगा। भैया मैं गुलाम हूँ आपका, जो मैं आऊंगा आपके पास क्यों आऊंगा मैं? अगर आप कौम के हितैषी हो तो आप वो उपलब्ध कराए ना। अगर आपके बस की बात नहीं है तो हम आगे बढ़ाएंगे उन चीजों को। वकील साहब देखो 5 साल हो गई है और चुनाव कराने चाहिए। जीत हार अगर उनका अच्छा ही है वो जीत जाएंगे, ये चुनाव उनको कराना चाहिए। और रही सपात मैनेजर जी की बात, सपात मैनेजर जी को अपनी बात मतलब आपने सवाल करा या आपने तो बात करी, उसको ये जवाब देना चाहिए था शांतिपूर्वक। आगे ये कहते कि ठीक है जी, जो भी है जिसमें आप जनता राजी, सब राजी, इसमें हमें राजी। आप 10 बार मिले, आप 10 मैं भी भाई मेरी बात सुन कामिल भाई, अगर चुनाव करवा देंगे, इनका जो दूर दूर से आने वाले जो वो है षड्यंत्री, योगेंद्र यादव जैसे, रमजान चौधरी, नूह जैसे, उनको फिर मलाई खाने के लिए कहाँ जाए? वो बेचारे उनकी वहीं से तो मलाई मिल रही है उनको। बिल्कुल वहां ये से साले दोगले बहन बिल्कुल हरियाणा नूह से आके यहाँ आके चे कर रहे हैं कि बहन जो है बीजेपी का साथ देता है। बिना रेडी कांड को इन्होंने दबा दिया, जहाँ दो दो मर्डर हुए, बलात्कार हुए, और वहाँ यहाँ के ज्ञान फैलता है कि भाई ये ज्ञानी उधर एक ही तो टीम, क्या नाम, एक ही तो टीम है, वो भाजपा को देता है साला। एक ही टीम में सर, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। काबिल सर खाने वाले जी, एक थाली में खाने वाला है सर। एक थाली में खाने वाले चिट्टे पिट्टे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने हितों के लिए लड़ रहे। इन्हें जनता जाए कुआबाड़ में, मेवात जाए कुआबाड़ में, कुछ नहीं चाहिए क्यों इधर से आकर सदर इधर आ जाएगा, उधर से सदर इधर आ जाएगा। ये स्थितियां है वकील साहब। ये एक ही थाली में खाने वाले नहीं, एक ही दमड़ी को पेलने वाले भी हैं। ये एक ही दमड़ी को पेलने वाले भी हैं। ये खाने की तो बात अलग, खा तो कोई भी सकता है, लेकिन ये वो उसमें भी एक ही है साले। ये दमड़ी चौध है और कुछ नहीं इनके पास। दलाली करते हैं, दमड़ी देते हैं, करते हैं और ये सप्लाई करते हैं। बिल्कुल हकीकत है सर। बताइए आप नौजवानों को किसी भी एंगल पर उनको आगे नहीं आने देना चाहते। बड़े शर्म की बात है, हर कौम सबसे पहले उस नौजवान को आगे पहुंचाने की कोशिश करती है। हर माँ बाप की भी ये कोशिश रहती है कि मेरा बच्चा आगे आए, चाहे मैं पीछे रह जाऊं, लेकिन ये पहले जा रहे हैं सर और उस बच्चे को पीछे छोड़ रहे हैं। भाई इन्होंने ठेकेदारी ले रखी है कि पूरी कौम की। बिल्कुल बिल्कुल ठेकेदारी इसलिए ना कि जो मैंने अभी बात कही है, इनमें इनको फ्री का पैसा मिल जाता है समाज के संगठनों से, ठीक है, और फिर ये हायर करके ये सबको वो पहुंचाते हैं, ठीक है। इनके तो घर बैठे आ रहे हैं, इनको क्या फिक्र है? गांव में पार्टी करा देते हैं, उधर से उधर करा देते हैं, कभी क्षेत्र सबको आना समाज से बोलते हैं जी। गरीब जनता। और एक चीज बताऊं इंजीनियर साहब, कोई पूछने वाला हो
52 बीघा जो खेत है मालेखेड़ा में, वो फसल नष्ट हुई है। ये हमारी राजस्थान सरकार वो उसका मुआवजा देगी, किस हैसियत से देगी? राहुल गांधी की उस रैली पर हमारी जनता का पैसा, राजस्थान का पैसा कैसे वो कर देगी? बताइए, कोई पूछने वाला हो, सवाल दागने वाला हो इन लोगों पर? इनकी वही मुबारक भाई, जो अपने मुबारक समाज भाई, की जो सच लड़का है है उसको उसके दबाया लिए नहीं बेटी जाता। सच में उसको आपके बेटी समाज कहते में हैं। हो चाहे कोई हो, ये असलियत है और यही रहेगी। ठीक है, हमारा सदर साहब तुम्हारे उस समाज सेवी की उसको देखता है ना, समझ जा यार। मैं खोल के नहीं कहना चाहता कि कुछ ज्यादा हो जाए यहाँ लाइव पे। मुबारक भाई, आपका जो समाज सेवी है ना, जिसका मैं भी नाम ले रहा था, जी जो उसकी वो है ना, उसको लपेटना चाहता है, हो सकता है लपेट दिया हो इसने, क्योंकि ये तो बड़ा तेज है। ये हर उस घर में जहाँ खाता है वहाँ खड्डा खोदने की पूरी हिम्मत रखता है और खोदता भी है, लगभग जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने देखा है। ये हमारा भाई शटर है, कोई ताला वाला नहीं, ये पूरी शटर है। जी, अनुराग जी एडवोकेट है, सीकर से हैं। सर नमस्कार। समीर भाई थोड़ा ये है, क्योंकि आज हमारे युवा है ना, ये भी एकजुट नहीं होते, एक यूनिटी नहीं बनाते। अरे उन्होंने ये ही भी बांट रखा है, इनका भी, बिल्कुल बिल्कुल। उनको इन्होंने बांट रखा है। वो एक दो पकड़ रखे, वो हमारे खिलाफ कहेंगे, हम उनके खिलाफ कहेंगे, ये हमारा चलता रहता है। जिस दिन हम एक हो जाएंगे ना, इनकी औकात नहीं जो जी हमारा हक खा जाए। खा जाए। आज ये हमारे हक को खा रहे हैं सर। तमाम इन घरानों को देख लो आप, ये हमारी मेवात के मेवात भूखी सोती है, उनके हक को खा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल हमारे सही बात। पैसों से सारे काम चलते हैं। बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर एमबी वो बना देते हैं, बड़े बड़े वो करते हैं, अपने शौक पूरा करते हैं, बॉम्बे जाते हैं, होटल लेते हैं। ये हमारे तो पैसों से जो गरीब इंसान होते हैं उनके पैसों से तो करते हैं। ये कौन से मेहनत से कमाते हैं? एक बात बताइए डॉक्टर कामिल सर, आज 19 तारीख को इधर से जन आक्रोश रैली आ रही है, इधर से भारत जोड़ो रैली आ रही है। सर इनके पास में जवाब नहीं है। आरक्षण जो मतलब मैं और मीणा एक थे, हमको तो क्यों काट दिया? मीणा को कैसे आरक्षण मिल गए? इस बात का ये सवाल करेंगे इन हुक्मरानों से? नहीं करेंगे, क्योंकि ये चिमचोर है, मैं कह सकता हूँ चमचे हैं, दलाल हैं, सपोर्ट पेश है और धर्म और जाति मजहब के ठेकेदार हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर इन लोगों को, भोली भाली जनता को लड़वाना ये जानते हैं, लेकिन ऐसे सवाल जवाब नहीं करेंगे। ना तो हमारा कोई एमएलए करेगा, ना हमारा कोई एमपी करेगा इस मेवात के हक के लिए कि भाई हमारा आरक्षण दो, क्योंकि मैं और मीणा पे एक कस्टम है, एक रिवाज है, एक गोत्र है, एक साथ हमारी जनगणना हुई। नेता लोगों की है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार डामाडोल है, पायलट जी गहलोत साहब का वो है, हमारे 9 विधायक हैं। जो ये चाहे ना आज वो हो सकता है, जो हमारे विधायक चाहे वो हो सकता है आज जब ये चलती मिली चलाते, ये कब भले करेंगे? ना इन्होंने करा, ये भले कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये नहीं ये चाहेंगे वो नहीं होगा, जनता चाहेगी जो होगा। जिस दिन नौजवान एक लामबंद हो जाएगा ना, इनको दरकिनार कर देंगे सर, और नौजवान की चलेगी। और मैं कहता हूँ कौन सी सरकार नहीं मानती, मैं दावे के साथ में कहता हूँ वो घुटने के बल टिकेगी और राष्ट्र को आकर बता देंगे सर, अगर 20 मेवात का नौजवान एक साथ खड़ा हो गया, एक लामबंद खड़ा हो गया। बिल्कुल, अगर नौजवान एक साथ खड़ा हो गया, पूरे समाज से भी इनको बाइकाट कर दिया, इंशाल्लाह बिल्कुल उस टाइम पे भला भी होगा और हमारा हक भी मिलेगा। जब तक समाज सेवक की हम चमचागिरी, भैया चमचागिरी बिल्कुल चमचागिरी भी हम करते हैं, इनकी वाई हम ही करते हैं। अख्तर भाई कोई कमेंट कर रहे हैं, तो इसके कमेंट है उन दलालों को सारा भी हमारे युवा साथी में बिल्कुल 100% सहमत हूँ। वो युवा साथी उन समोसा और नाश्तों के लिए उन रैलियों में आगे दिखाई देता है सर, कहीं न कहीं नौजवान बिल्कुल भटका हुआ है। अख्तर भाई सर उनका फोटो तो है, पूरी तरह सहमत हूँ और पूरी मैं आपकी बात को जब आज हमारे युवा फोटो देखो, योगेंद्र यादव को बुलाकर फोटो खिंचवा रहे, उसी को तो सब कुछ मान रहे हैं। क्या है वो? खुदा है योगेंद्र यादव? क्या है वो? क्या वो इन्हीं की तरह दलाल, क्या शहादत दी देश के लिए उन्होंने? बताइए। बिल्कुल
वो इन लोगों की तरह दलाल था, उस समाज ने उनको निकाल दिया है। निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया। समाज ने उनको निकाल दिया है। हाँ, उनका समाज क्योंकि अच्छा समाज है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, सब कुछ है। और बिल्कुल मुबारक भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा जो युवा 90% तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब तो जैसे देखा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें युवा आप तो काफी हद जागरूक, तक उनका आप तो विरोध कर जागरूक रहे हो रहे हैं। हैं। जी और समाज सेवियों के हैं 5% अभी गुलाम। वालेकुम अस्सलाम बरकत अली ककराली और हमारे वालेकुम कारी सलाम साहब। बरकत भाई। जी, थोड़ा सा इंजीनियर साहब अपने अनुराग जी एडवोकेट जुड़े हैं, बोले एडवोकेट जी क्या कहेंगे स्पीकर से। जी जी अनुराग जी सुन रहा है सर? अनुराग सर आपको सुन रहा है? जितेंद्र, बिल्कुल वो फर्जी है, वो यहाँ बहकाने के लिए आया हुआ है। उसको समाज ने निकाल दिया है, यादव समाज ने उसको दरकिनार एक कर बात दिया है, बताइए इसीलिए वो इंजीनियर साहब, अगर हमारे राहुल गांधी, अगर ये वास्तव में इनके, अरे बीजेपी के पास में कितने दिन आई है सत्ता? 75 साल तक तो इन्होंने सत्ता से हाकी है सर। क्या किया है इन्होंने इस आवाम के लिए बताइए? क्या कांग्रेस जरूरत ने है एक आपका डेट पास कर कांग्रेस और उसके पूरे भारत टूटा ही कहाँ था? किसको जोड़ने के लिए निकले आप? अकरम भाई आए लाइन पे, इनके भी विचार सुनिए। जी अकरम भाई सलालपुर से भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं अकरम? बस अच्छे हैं मामा जी। क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पर? क्या आरक्षण हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे मामा जी हम। हमारी सही बात ये है, कौम के नाम नुमाइंदे हैं जो टाइम पे आके सब खत्म कर देते हैं मामलों को। लेकिन अगर नौजवान एक लामबंद हो जाए अकरम, तो ये इनकी नहीं चलेगी, फिर नौजवानों की चलेगी। अभी मामा जो ये राहुल गांधी की यात्रा चल रही, भारत जोड़ो यात्रा, इसका खुल जी के विरोध किया जाए कई मसलों को लेके। उस टाइम राहुल गांधी आए थे गोपालगढ़ कांडों में, जी और उसमें अभी तक जेल काट रहे हैं लोग। जी मेयो कम्युनिटी के आदमी मारे गए और मेयो कम्युनिटी के आदमी उसमें जेल काट रहे हैं। राहुल हाँ, गांधी ने ये हमारे सब, मारे राहुल गए गांधी और हमारे जेल काट रहे हैं। और जेल काट रहे हैं, उनसे जाके कितना उनके साथ अन्याय हुआ, मस्जिद को धुला दिया गया, राहुल खुदा है, इस तरीके के। राजस्थान में थी, सेंटर में थी, क्या करा? कुछ नहीं। ये तो बस है कि कौम के नाम पे वोट चलता जा रहा कुछ है। नहीं किया। 20 साल हो गई। मैं भी एक बार मैंने वोट का विरोध किया था, हमारे यहाँ से साथी जो चुनाव लड़ते हैं, लोगों ने कहा कौम के नहीं, कांग्रेस को वोट देते हो तो अकरम भाई कौम के हैं। लॉलीपॉप दिया था सुपरविजन। जी जी मजबूरी का मामा जी, फायदा बात उठाया ये है, कांग्रेस ने कहीं न कहीं। कांग्रेस कितनी, मेयो कम्युनिटी की 99% वोट कांग्रेस को जाती है। और अभी ये मीनार कांग्रेस की देन है। हमें अलवर की जो मीनार पड़ी जी है ये कांग्रेस की जी देन है। जी कब्रिस्तान कांग्रेस की देन है कल परसों, और लोग कांग्रेस का पकड़ रखा है। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कांग्रेस कुछ भी ज्यादा, नहीं उल्टा किया। कांग्रेस ने ज्यादा नुकसान किया है हमारी कम्युनिटी का। कांग्रेस ने उल्टा कोटा में गोलीबारी हुई, कांग्रेस के शासन में हुई। जी उस टाइम गोपालगढ़ में जब हुई, कांग्रेस के शासन जी में हुई। कांग्रेस ने क्या किया है? कुछ नहीं किया हमारे लिए। कांग्रेस सिर्फ वोट कुछ लेती है। नहीं किया, सिर्फ हमारी नस्लों को बुराइयों की तरफ, जहालत की तरफ भेजा है इन्होंने। ये किया है सर। बस बस बस। इन्होंने हमें सिर्फ अंधेरे में रखा है। हमारा आरक्षण इन्होंने, कांग्रेस ने रोक रखा था। कांग्रेस ने रोका है, रोक रखा था क्या? और कांग्रेस ने रोका है। और इन्होंने हमें सबसे बड़ी पीड़ा दी है, वो दी है। सबसे बड़ा और दुख सुनो, हमें दिया तो ज्यादा कांग्रेस ने दिया। 20-25% युवा है जो इन दल्लान के चक्कर में पड़ा ना। जी नहीं तो सब, अब तो सब समझ रहे हैं कि कौन शहर, कौन ने हमें ढकेला है और कौन हमारे साथ है। तो हर हमारे गांव साथ में कोई नहीं है। इंजीनियर साहब, हर गांव में
हर नुक्कड़ और हर मोहल्ला, हर शहर में ऐसे दल मिलेंगे जिन्होंने तमाम ऐड कर रखा है मेवात की वोटों को, और फिर इन लोगों को लाएंगे करोड़ों अरबों खाकर, और फिर उनको हड़पवा देंगे भोली भाली उस मेवात की वोटों को। ये स्थितियां पैदा कर रखी इन दलों ने, जीना दुश्वार कर रखा है इस मेवात का। लाचार है, बेवत है ये मेवात, अपनी अस्मत बचाने के लिए वो नस्ल तबाही के उस पर बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। कभी इन्होंने सोचा कि आपकी नस्लें बच जाएगी क्या? जब हमारी नस्लें तबाह होगी, जब आग इस कोने से लगेगी तो उस कोने में भी लगेगी सर, आग किसी को नहीं छोड़ेगी। जब वकील साहब, ये तो चलो इन ठेकेदारों की बात छोड़ो, जो कौम ने नुमाइंदे जो बना के बैठा रखे हैं, उनको आप एक कोई भी काम बिगर पैसे का होता ही नहीं है किसी का भी। अकरम भाई, ये भी तो एजेंट है, ये भी तो बोलने वाला नहीं है उनके खिलाफ। सिस्टम इतना अपसेट कर रखा है, लेके लाइन मैन से। कब्रिस्तान के मैटर पर कौन सा एमएलए बोला बताइए? शेखपुर के मैटर पर कौन सा एमएलए बोला? कौन निकल कर आया मेवात का? क्यों मौन धारण कर लिया? मेरे हिसाब से कहीं कहीं इनकी सत्ता नहीं जानी चाहिए थी। ये मकसद था इन लोगों का, सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए मंत्री होने के बावजूद क्या सरकारों ने भेजा है? मेवात ने भेजा है इनको चुन चुन कर। तीन मंत्री होने के बावजूद एक एसएचओ को सस्पेंड तक नहीं करा सके, उसका बस ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कोई न्याय थोड़ी था। तीन मंत्री होने के बावजूद एक सस्पेंड नहीं करा सकते एसएचओ को। तो पहले ही हो चुका था, क्या किया इन्होंने? मत करो, भाजपा जाएगी। कांग्रेस की बुराई मत करो, भाजपा जाएगी, तुमने खा जाएगी। देखो ऐसा है इंजीनियर साहब, पार्टी कोई बुरी नहीं है, बंदा अच्छा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप अपने में से ही चुनकर भेजो ना। क्यों किसी का सपोर्ट, क्यों बीजेपी का सपोर्ट करते हो, क्यों कांग्रेस का सपोर्ट करते हो? आप निर्दलीय लड़ो, जनता में अपनी पहचान बनाओ। आप आओ निकल कर नौजवान साथी। नहीं, हमारे नेता समाज से भी यही कहते हैं ना कि कांग्रेस की बुराई मत करो, भाजपा जाएगी और वो खा जाएगी। अब आ गई भाजपा, कोई किसी को नहीं खाता। अगर खाता है इंजीनियर साहब, अपना खाता है, दूसरे की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या है कांग्रेस बात है हमारे। हम देखो, एक कामा में है, एक रामगढ़ में है, इनसे बात करिए, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। प्रधान साहब, मैं कामा की स्थिति बताऊं। कामा की स्थिति, उसे अपने दोनों बच्चे प्रधान बनाने थे, बना दिए, खुद कैबिनेट मंत्री बन गई। जनता जाए भाड़ में, मेवात जाए भाड़ में। इधर आप देखें, साफिया एमएलए बन गई, अपने पति को चेयरमैन बना दिया, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। ये स्थितियां हैं। क्यों पलटने देंगे आप लोगों को और हम लोगों को और हमारे बच्चों को? क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल कब्जा कर रखा है, हैक कर रखा है, जैसे इनके बाप की बाप होती हो। और यही है एक चतुर और बुद्धिमान, बाकी और कोई राजनीति है ही नहीं नौजवान साथी। वकील साहब, ये हमारे एमएम अलवर राजस्थान है, शौकीन कारी साहब है, इनको आप ऐड करो, मैं लेफ्ट हो जाता हूँ। और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हर दूसरे 30 दिन लाइव आइए और युवाओं को जोड़िए इस तरह ही, क्योंकि युवा काफी एक्टिव है और काफी समझदार भी है। इनकी जो ये दुकानें हैं, इनको बंद करने के लिए युवा अच्छे से बड़े क्या बोलते हैं, कम से भी कम 6 महीने से मैं रोजाना पर डे 2 घंटा मेहनत कर रहा हूँ सर, आप लोगों के लिए, इस सोई हुई जनता को जगाने के लिए। आसिफ भाई, ये बात आपकी सही है। ये जो हमारे नेता हैं, इसी तरह बड़े बड़े वादे करता, इनकी न्यूज में मेव नाम नहीं मिलेगा, चाहे इनके साथ दिन भर घूमे वो। जब ये शाम को लिखते ना, आज मैंने यहाँ का दौरा किया, तो कोई क्या नाम है, किसी मेव का नाम तो हो ही नहीं सकता। जो हैं अपने घर पे बैठे हैं, उनका नाम लिख देंगे, यार वो भी साथ था, वो भी साथ था। आज जुबेर जी की पोस्ट देखो आप, उसमें यही चीज मैंने देखी कि उसमें काफी मेव साथ थे, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा, क्योंकि उनको पता नहीं मेव की जरूरत ही कहाँ है उनको, क्योंकि मेव की तो मजबूरी बन जाती है उनसे चिपकने की, इसलिए वो नहीं लिखते मेव का नाम।
हाँ, तो वो मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं ना दोनों हाथों से। ऐसा नहीं कारी साहब, बार उनको सबक सिखाएगी। कारी साहब आगे लाइन पे। जी जी, वालेकुम अस्सलाम सर, थोड़ा सा परिचय दे हमारे साथियों को। जी, मैं कारी मोहम्मद शौकीन रजालवी जी और MIM पार्टी जी जी तरफ से कौम को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी आपने जो मुद्दा उठा रखा है बहुत ही उम्दा है। अलवर जिले के अंदर और जी भरतपुर के अंदर जी नौजवानों की खासकर जो कमी है वो ये है कि उन्होंने एक गुलामी इख्तियार कर रखी है नहीं, हमारे मौलवी साहब, मौलाना साहब, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि इन दलालों ने नौजवानों को तो लगा रखा है ने, ओलेक्स और टटलू में लगे रहो बेटा बुराइयों की तरफ। उनको सोचने कोई मौका कहाँ दे रही है? यही छुड़वाते, मोटी दलाली देकर यही पकड़वाते, यही करवाते सर। उनको तो लगा रखा है इन्होंने धंधे पर, कोई सवाल उठाने वाला ही पैदा नहीं होगा। आवाज हमारी उठानी पड़ेगी, हमको खुद को। नेता हमारी आवाज पूरी मेवात, हरियाणा मेवात और राजस्थान मेवात के नेताओं की बात बता रहा हूं मैं कि पहले इन्होंने मेवात को अच्छी तरीका से, खूब अच्छी तरीके से बदनाम कर दिया जी कि मेवात 2 नंबर का अड्डा है, मेवात ब्लैकमेलिंग का अड्डा है,